जब भी कोई रैली आती है, कोई भी रिएक्ट करती है, तो सबसे पहले जो आपको उसमें चीज़ देखने में आती है वो रिफाइनरी में आती है। वो कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप बैठे रहो, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने कैपिटल एक रख दिया उसमें। और वो फिर मैंने उन पे वर्किंग स्टार्ट की कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं कि जो प्रॉफिट बुक करके बंदा उधर शिफ्ट करे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने एसेट को आप ट्रैक कर सके कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जा। और इवन डिफ़ॉल्ट के अंदर आपको कैसे पता आपका पोर्टफोलियो ठीक था? तो हमने उसको क्या किया हुआ, ट्रैक किया हुआ इंडेक्स के साथ। आप इंडेक्स को अगर बीट नहीं कर रहे पिछले एक महीने में, फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ द टाइम या हाफ से ज़्यादा, सो दैट मीन्स कि आपने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि सही नहीं है। एंड यू नीड टू गो बैक टू योर पोर्टफोलियो कि यार इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इंडेक्स को ही नहीं बीट कर पा रहा। हमारी मार्केट ऐसे ही नहीं, वो बेस्ट मार्केट ऐसे ही नहीं आ जाती। वो जब भागती है तो वो बहुत ऊपर भागती है, जब नीचे भागती है तो नीचे भी भागती है। वो बस फटने के लिए रेडी बैठा हुआ था। मतलब उसमें कॉन्टीन्यूस आपको वो वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा होता है ना कि यार इसमें वॉल्यूम आ रहा है, ये शेयर बस फटने लगा है किसी ने। 10,000 रुपये आज के 70,000 रुपये बन गया है। यानी आपकी अगर वैल्यू 70 से कम है तो इसका मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं ना वो सही नहीं कर रहे हैं। आप तो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने उसको ट्रैक मैप किया कि किसी भी कंपनी के अंदर आप 10,000 डालें उसी टाइम के मुताबिक, और उसको देखिए आज क्या है। अगर वो 70,000 से कम है तो अच्छा एसेट नहीं था आपको होल्ड करने का। डिग्री में तो ऐसा नहीं बताया जाता कि मार्केट्स किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं। तो एक जनरल डिग्री प्रोग्राम होता है, आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं। जब एक इंटर हुए थे ब्रोकरेज फर्म में तो पता चला कि अच्छा रिसर्च कैसे होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अकाउंट्स कैसे ओपन होते हैं, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करनी होती है, क्लाइंट्स के फंड्स कैसे रिसीव करने होते हैं, क्लाइंट्स को फंड कैसे डिस्पर्स करने होते हैं। बिग फिश हैं वो बस पैसा पुट करती हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, वो निकाल लेती हैं तो एंड पे इंडिविजुअल फंस जाता है। तो वो उस तरह की बात भी नहीं है, आप बना सकते हो। थोड़ी सी एफर्ट आपको खुद से करनी पड़ेगी। जिस तरह का लॉस आपने लिया है, मैं तो कभी ना एंटर हूँ मार्केट के अंदर, तो वो हिम्मत कहाँ से पैदा की कि एंटर होते हैं अभी? वो जो इनिशियल लॉस थे वो तो अबू जी का पैसा था। सही है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। रिसेंटली हमने सरमाया खेलों का कंपटीशन किया था, और जो कॉन्सेप्ट था उस खेलों कंपटीशन का, वी वांटेड कि जिस तरह क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है तो एक इन्वेस्टमेंट का वर्ल्ड कप भी होना चाहिए। और थोड़ा सा हमने उसको गेमीफाई करके, जिस तरह आप 11 बंदों की एक टीम देखते हैं, इसी तरह आपका पोर्टफोलियो भी तकरीबन 11 बंदों का ही होता है। तो हमने फैंटेसी लीग क्रिएट की, और रादर दैन कि आप क्रिकेट टीम के जिस तरह प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे, और उस कंपनी सिलेक्शन के बाद आपकी जो रियल परफॉर्मेंस होगी उन्हीं कंपनीज़ की रियल मार्केट में, उसके ऊपर आपका बेसिकली रैंकिंग होगी या लीडर बोर्ड बनेगा। अच्छा, उसके रिज़ल्ट्स कुछ मेरे सामने आए थे। बासित जावेद जिन्होंने माशाल्लाह 162% का गेन किया। जो हमने इनिशियल इक्विटी दी हुई थी वो 10 मिलियन थी, तो इनकी जो फाइनल इक्विटी थी वो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ऊपर की बन गई थी। जो सेकंड पोजीशन थी वो सैयद मोहम्मद अली शाह थी, और उनके तकरीबन 98% के रिटर्न थे। उनकी फ़ाइनल इक्विटी आई थिंक 9.97 मिलियन के अराउंड हम देख रहे हैं बन रही है। और आखिर में जो मोहम्मद अरसलान ख़ान, उनके 73% का रिटर्न था, और उनका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 7.3 मिलियन था, और सारा मिला लें तो तकरीबन 17 मिलियन का इनका इक्विटी थी फाइनल में। आज जो है हमने जो पोजीशन नंबर 1 बासित जावेद और सेकंड हाफ में अरसलान ख़ान, इनको हमने इनवाइट किया है। तो सबसे पहले हम बासित भाई का थोड़ा सा एक फ़ीडबैक ले लेंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी ड्यूरिंग दिस कंपटीशन, और वो पर्सनली इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कहाँ पे स्टैंड करें। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, बिफ़ोर हम कंपटीशन पे आए, अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें, अपनी एजुकेशन कहाँ से की थी और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? बेसिकली मेरी एजुकेशन मैंने एयर यूनिवर्सिटी से की थी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 2006 to 2010 वाला बैच था मेरा। तो उसके बाद से टेलीकॉम फील्ड में ही हूँ मैं। जो प्रोफेशनल जर्नी आपने स्टार्ट किस कंपनी से की थी? मैंने स्टार्ट किया था माइसन इंजीनियरिंग से, तो उसके बाद मैं एरिक्सन में हूँ, अभी प्रेजेंटली एरिक्सन में ही। एरिक्सन कितने अर्से से वैसे अभी आप काम कर रहे हैं? मैं एरिक्सन में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हूँ।
अच्छा, ऑलमोस्ट 10 ईयर से हाँ जी। माशाल्लाह तो किया। अच्छा, वैसे थोड़ा सा अगर मैं इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड पूछूं तो क्या आपकी डिग्री प्रोफेशनली फाइनेंस से रिलेटेड थी या इंजीनियरिंग थी, किससे थी वैसे? नहीं, मेरी डिग्री टोटली इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, स्पेशलाइजेशन टेलीकॉम में। ठीक है, और फाइनेंस का तो कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2010 में मैंने जॉब स्टार्ट की थी, ठीक और है। 2019 में मैं बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में मैंने एंट्री की थी आफ्टर 9 और ईयर। एंट्री किस तरह ली थी, मतलब क्या देख एंट्री कर? ऐसे ही बस फ्रेंड्स थे, गपशप लगाई। इवन सऊदीया में कुछ फ्रेंड थे, तो उन्होंने भी बताया कि यार, उन्होंने बेसिकली मुझे बोला कि यार आप पाकिस्तान में हो, इसकी हो नो लो कि ये क्या है। फिर मैंने एक दो दोस्त थे जो ऑलरेडी पहले कर रहे थे, मेरे दोस्त हैं सफ़ायर में होते हैं, फ़ारूक, तो उन्होंने पहले ही कुछ किया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि यार आपने किया, कैसा एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को थोड़ा सा भी टेक्निकल चीज़ों का एनालिसिस करना आता है तो वो ये इजीली कर सकता है। और बस फिर मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ में कुछ शेयर्स को मोनीटर करता रहा, जस्ट अपनी लर्निंग के लिए कि होता क्या है। तो आफ्टर आई थिंक 4 मंथ्स के बाद मैंने जो है ना वो फर्स्ट एंट्री की थी। ये कोविड से पहले की एंट्री थी? ये कोविड से पहले की एंट्री थी। कोविड के टाइम पे, कोविड आया था मार्च में, आई थिंक 5 मार्च को लॉकडाउन लगा था, ऐसे ही था। तो उससे हालात ख़राब हो रहे थे, मेरे ख्याल से 7-8 मार्च को मैंने पहला एग्ज़िट किया था इधर से ना। एंट्री कब ली थी ऐसे? एंट्री मेरी थी 2019 दिसंबर में। ठीक है, मतलब कह लें कि विद इन 3 मंथ्स मैंने। तो वो जो एक्सपीरियंस था पहली ट्रेड का, वो कुछ याद है क्या लिया था? पहली ट्रेड का जो एक्सपीरियंस था वो तो मेरा वो था, कह लें कि 10 शेयर्स मैंने बाई किए थे। उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता था कि रेगुलर मार्केट से करने या ओडीएल मार्केट से करने। खैर मैंने वो पहला ट्रेड लिया था, और वो छोटी सी ट्रेड होने के बाद ही, मतलब वो ट्रेड में मेरा प्रॉफिट तो 10 शेयर्स पे क्या होना है, तो इवन थोड़ा सा ऊपर सेल आउट करने के बाद मुझे ये था कि मेरा प्रॉफिट है। बाद में जब मैंने कैश बुक देखी तो मुझे पता चला कि उस पर तो उससे ज़्यादा मेरा टैक्स और वो चीज़ कट गई है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा जो ऑडियंस जिनको रेगुलर या ओडीएल का नहीं पता, थोड़ा क्या होता है ये? बेसिकली ओडीएल ये है कि डिफरेंट शेयर की डिफरेंट प्राइसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ ATRL एक शेयर है, अटक पेट्रोलियम रिफाइनरी, सही है। तो जो रेगुलर शेयर है वो आप किसी भी जंक में बाय कर सकते हैं, मतलब 100, 500 ये कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको 20 शेयर या 30 शेयर्स बाय करने पड़ते हैं। ऐसी डिफरेंट सिचुएशन बनती हैं मार्केट के अंदर, तो उस टाइम फिर आप वो ओडीएल के अंदर ही बाय करते हैं। और नॉर्मली जो है वो तो आप रेगुलर मार्केट के साथ ही चलते हैं। ठीक है, शेयर कौन सा लिया था वो याद है कोई आपको? ATRL ही मैंने लिया था। ATRL ही मैंने लिया था, मैं उसी पे वर्किंग कर रहा था। ATRL ही मैंने लिया था, वही मैंने सेम डे लिया था, एंड विद इन 1 आवर मैंने वो थोड़े से पॉइंट्स के प्रॉफिट पे, मतलब 0.7 समथिंग कुछ प्रॉफिट था, तो मैंने सेल आउट तो किया। आपको लगा कि वो प्रॉफिट था आपका? मुझे लगा कि वो प्रॉफिट था, लेकिन जब बाद में मैंने बैठ के वो कैश बुक खोली, वो देखा कि अच्छा इतने तो ब्रोकरेज है उसको चले गए, इतने ये कट गए। फिर मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस में चला गया कि यार कैपिटल गेन टैक्स भी उस पर कटता है, सही है, और वो उस पर इतनी अमाउंट कट जाती है। फिर मैं उस टिपोलॉजी से मैंने लर्निंग शुरू कर दी इन चीज़ों की। तो खैर विद पैसेज ऑफ टाइम हमने ना बाय डिफ़ॉल्ट जो सरमाया का पोर्टफोलियो है ना, ये चीज़ मुझे भी पहले काफ़ी होता था। मुझे लगता था कि PPL 100 का लिया, 101 का सेल कर दिया तो 1 रुपये का प्रॉफिट है। वो 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं था, वो तो आप किसी की कॉस्ट दे रहे हो। बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने क्या किया, जब सरमाया डिज़ाइन करा था ना, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर ही जब भी आप पोर्टफोलियो में एंट्री डालते हैं ना, तो जो आपकी कॉस्ट है ना, जो डिफ़ॉल्ट में ब्रोकर चार्ज कर होता है, जिस तरह हमने कंपटीशन में भी डिडक्शंस डाली थी, तो डिडक्शंस को बिल्कुल सेपरेट किया ताकि लोगों को आइडिया हो कि जो ज़्यादा ट्रेडिंग करना भी इतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, ऐसा ही कि अगर आपने 0.5 के रुपीज़ से ही आपको सर लग रहा है कि वो आपका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो इवेंचुअली आपकी कॉस्ट में आ रहा है और एक्चुअली आपकी कॉस्ट कार्ड डाल करना वो आपको लॉस ही दे रहा है। लॉस ही दे रहे हैं। तो अभी जो है ना पोर्टफोलियो में आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपने सेपरेट हेड में ना किया हुआ है, कि उसमें आपको समझ आ जाता है कि PPL 100 का नहीं है, 101 समथिंग का है, क्योंकि वो 1 रुपया समथिंग जो है ना वो ओवरहेड कॉस्ट है आपकी इसके ऊपर, ताकि आपको पता। और ये सिर्फ आपकी बाय के ऊपर नहीं है, सेल के ऊपर नहीं। अभी तो लाइक भाई मैं देख रहा हूँ कि इतने, मतलब ये प्लेटफॉर्म जैसे ये सरमाया का प्लेटफॉर्म है ना, ये काफ़ी एडवांस हो गई हैं चीज़ें, ईजी हो गई है। उस टाइम मुझे पता है कि मैं कोई भी चीज़ बाय करता था
और फिर मैं एक्सेल शीट में वो मेंशन करता था कि यार मैंने 500 ये वॉल्यूम बाई की है और ये इतना शेयर है, ये मैंने इतने पे सेल करूँगा तो मुझे प्रॉफिट है। सही है। और ये चीज़ है, अब तो ये चीज़ें आपको, जैसे ये सरमाया का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इवन डाटा एनालिसिस करना आपके लिए ईजी हो गया। पहले ये नहीं था, मतलब ये विद इन 3 to 4 ईयर कोरोना के टाइम पीरियड में ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना इन्वेंट हुई हैं कि आप कर सकते हैं। तो चलो पहली तो 10 शेयर की ट्रेड थी। हाँ। उसके बाद कोई कैपिटल इंजेक्शन बिफोर कोविड आपने ज़्यादा किया या अभी आप नहीं ही रहे थे? उसके पहले थोड़ा सा था, मैं उसको मोनीटर ही कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने वेरी नेक्स्ट डे 50,000 की थी, वेरी नेक्स्ट डे। सही है। वो मैंने लेके वो कुछ टाइम के लिए रखा। वो क्या लिया था? वो मैंने लिया था फौजी फर्टिलाइज़र। अच्छा, सही है। सही है। वो मैंने तब फौजी फर्टिलाइज़र लिया था, उसके बाद मैंने कभी फौजी फर्टिलाइज़र नहीं लिया। सही है। वो अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कुछ प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन किए थे। अच्छा, ये FFL की बात कर रहे हैं आप? FFL लेने के बाद ना। और आपने लिया क्यों था वो शेयर? क्यों 10 रुपये से सस्ता? नहीं, मैं उसको मोनीटर कर रहा था। वो जो 4 मंथ मैंने आपको बताया ना, पहले मैं 4 मंथ मोनीटर करता रहा इसको। है ये उस टाइम जब मैं उसको मोनीटर कर रहा था, ये उस टाइम शेयर था अप्रॉक्सीमेटली 13-14 के पास। अच्छा, 13-14 रुपीज़ पे ना। तो उस टाइम, और जब मैंने इसका चेक किया स्टॉक मार्केट की साइट से कि ये हाईएस्ट कितने पे रहा, तो वो 27-28 था। तो मेरे माइंड में यही आता था कि यार अगर ये 13 का है, 25 भी टच करता है तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी गैप है। मतलब 7-5-12 रुपीज़ का गैप है। सही है। तो चलो किसी टाइम तो उधर टच करेगा ना, उस टाइम ये टिपोलॉजी थी। सही है। तो मैंने ये कह के ट्रेड कर दिया वो। सही है। बाद में फिर मैंने पर्ल सिक्योरिटीज़, वो जो थी फराज, उस पर बैठता था। फिर मैंने वो कॉन्टीन्यूस रेगुलर, एक जुमेरात को आई थिंक उनका आता था, हफ्ते को पॉडकास्ट आता था उनका वीकेंड पे ना, वो मैं रेगुलरली वो जो बैठता था और वो बातें करता था टेक्निकल चार्ट। फिर वो चीज़ें मैंने भी करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि चलो यार ये देखता हूँ कि क्या है। फिर मैं सेग्रीगेट होना शुरू हो गया। मैंने सेक्टर्स को सेग्रीगेट किया कि ये सीमेंट है, ये ऑटो है, ये पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए हर सेक्टर में आपको थोड़ा थोड़ा डंप करना पड़ता है। फिर मैंने देखा कि किस में कितना मार्जिन है, ये कौन सा शेयर कितना है, वो कितना मैक्सिमम पे रहे, कितना बॉटम पे रहे, क्योंकि रिस्क फैक्टर भी साथ ही देखना था कि कितनी देर में होल्ड कर सकता हूँ। खैर बेसिकली जिस टाइम मैं स्टॉक मार्केट में घुसा था ना, उस टाइम मैं जॉब से हट के एक ऑप्शन ढूंढ रहा था कि यार मुझे कोई ऑप्शन मिले जहाँ से पैसिव इनकम मिले। हाँ, कि मतलब मैं अपनी सेविंग को स्टक कर सकूं या जो भी, कि वो बढ़ती भी रहे, ऐसे बैंक में तो नहीं, आपको पता है। तो उस टाइम फिर खैर मैंने ये सोच लिया कि बस मैंने करना है। तो बिल्कुल डिविडेंड स्टॉक, बोनस स्टॉक बिल्कुल मेरा फोकस ही नहीं था। नहीं, FFL में कब आपको अकल आई कि ये क्या कर दिया आप? FFL में तो कह लें कि मुझे हफ्ते बाद ही पता चला, जब मैंने दूसरे शेयर्स को फॉलो करना शुरू किया। ठीक है। सही है। मैंने कहा कि ये ना ट्रेडिंग आइटम है, ना ही ये लॉन्ग टर्म आइटम है। सही है। वो मुझे शिफ्ट करना चाहिए। सही है। उस टाइम TRG तो ऐसे दौड़ता था ना, जैसे बाकी तो चल रहे हैं, वो दौड़ता था। मैंने फिर शिफ्ट उस में मारा। अच्छा, TRG में मैंने शिफ्ट। FFL में लॉस में बुक किया या प्रॉफिट? नहीं, बुक मैंने प्रॉफिट ही किया। अच्छा, सही है। बुक मैंने प्रॉफिट ही किया, लेकिन अब एक शेयर, एक FFL है, एक साथ TRG है। वो TRG तकरीबन 17-18 रुपये से 25-27 पे जा रहा है। ये अभी FFL कह रहे थे, ये फौजी फर्टिलाइज़र नहीं है, ये फौजी फूड होगा। फौजी फर्टिलाइज़र FFC है वैसे। नहीं, FFBL। अच्छा, FFBL फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम। अच्छा, वो कंपैरेटिवली बेहतर कंपनी थी ऐसे। हाँ, वो उसका शेयर था ये 13 रुपये का ना। वो तो वो मैंने उस टाइम पे वो बिल्कुल स्टक थी। मतलब उसके पैरेलल में TRG देखता था तो वो छलांगे मार रही होती थी, और वो जो FFBL है वो नीचे स्टक हुई हुई है। मैंने कहा यार इधर से तो शिफ्ट कर जाओ। खैर फिर मैंने थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट की। फिर मैंने बड़े बड़े शेयर्स निकाले। बड़े शेयर्स पे हाथ डालते हुए भी डर लगता था कि यार ये 300 का शेयर है, मतलब छोटा सा वॉल्यूम आता है ना। सही है। खैर फिर मैंने GHNL, अब GAL हो गया, तो मैंने इनके ऊपर खैर वर्किंग स्टार्ट की। फिर ATRL, फिर मैंने एक चीज़ मोनीटर की कुछ टाइम, और ये चीज़ मैंने मतलब 1 साल मुझे लगा मोनीटर करते हुए कि जब भी मार्केट में कोई रैली आती है, या हमारी मार्केट तो आपको पता है न्यूज़ पे पहला रिएक्ट करती है,
कि जब भी कोई रैली आती है, कोई भी रिएक्ट करती है, तो सबसे पहले जो आपको उसमें चीज़ देखने में आती है वो रिफाइनरी में आती है। ATRL, NRL या PRL, सही है। कोई भी रैली स्टार्ट हो रही है ना, मैं लास्ट 3 ईयर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कोई भी रैली हो, सबसे पहले इम्पैक्ट आपको ATRL का आता है, NRL का, और ये आता है। फिर मैंने उनमें ट्रेडिंग स्टार्ट की थोड़ी सी। फिर मैंने उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये अच्छे आइटम्स हैं जिनमें मैं हूँ, सही है। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ऑटो में शिफ्ट हुआ, सही है। फिर सीमेंट में शिफ्ट हुआ, फिर IT में शिफ्ट हुआ। कोविड में कहाँ पे थे आप, यानी कि क्या आपकी पोजीशन थी? कोविड में तो लॉस भी आया। कोविड में जिस टाइम आया उस टाइम आपको पता है न्यूज़ पे हमारी मार्केट रिएक्ट करती थी, और हमारी मार्केट का आपको पता है कि वो एक दिन रिएक्ट नहीं करती कि यार कूल डाउन होगी फिर हो जाएगा। वो फिर कॉन्टीन्यूसली 1 वीक 2 वीक ऐसे रिएक्ट करती है। खैर उस टाइम इतनी समझ भी खैर नहीं थी कि क्या चलो जी हो जाएगा पूरा हो जाएगा। खैर मैं रुक गया कि अभी ट्रेड नहीं करनी है, अभी रोज़ ही लोअर के, मतलब ऐसा होता था मार्केट ही क्लोज हो जाती थी, मतलब 1200 माइनस 7%, 7.5 या 5% का वो उसको लोअर लगा होता था, वो बंद हो जाती थी। तो उस टाइम ये एक्सपीरियंस नहीं था कि मार्केट में ये काम भी होते हैं। खैर फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो हुआ कि अभी ना बाइंग टाइम है, मार्केट लोअर नहीं लगाती थी, मार्केट फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई। तो फिर मैंने कहा कि अभी थोड़ी सी ना अकम्युलेशन स्टार्ट की जाए। खैर वो मैंने स्टार्ट की, उसके अंदर तो अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड किया, मतलब कह लें कि जून जुलाई में, सही है। मार्केट रैली दे रही थी, सितंबर अक्टूबर में अच्छी रैली उसने बना दी थी मार्केट में। फिर उस टाइम ये हो गया कि एक अच्छा प्रॉफिट भी बिल्ड हुआ, जिसके बाद सोचा कि अभी जो है ना इसको करना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर इसमें काम होना चाहिए, ये चीज़ देने वाली। 2 साल तो इन्हीं चीज़ों में चला गया, सही है, ट्रेडिंग वाले आइटम में। फिर उसके बाद वर्किंग स्टार्ट की ये बोनस एंड डिविडेंड स्टॉक्स में, कि वो कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप बैठे रहो, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने कैपिटल एक रख दिया उसमें। और वो फिर मैंने उन पे वर्किंग स्टार्ट की कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं कि जो प्रॉफिट बुक करके बंदा उधर शिफ्ट करे, सही है। वो फिर मैंने उन पे वर्किंग स्टार्ट की। फिर मैंने कुछ निकाले, अपने स्क्रिप्ट्स निकाले कि ये ऐसे हैं, सही है। ये सारा डाटा मैं तो स्टॉक एक्सचेंज की साइट से उठाता रहा हूँ, सही है। और उधर से ही पुरानी कि मतलब 1 साल में कितनी दफ़ा किसने बोनस दिए, 1 साल में कितनी दफ़ा डिविडेंड दिए, यही मेरे 2 बेसिक फोकस। आपने हमारा ROI देखा वैसे अभी जो बनाया हुआ हमने, सारा कुछ अपना ऑटोमेट? मैंने पहले अकाउंट इस पे बनाया था, स्टार्ट में ना इस पे अकाउंट बनाया था, लेकिन मैंने वो ऐप भी की थी, वो ओपन उस तरह नहीं, मैं रेगुलर यूज़ नहीं करता था क्योंकि मैं वहाँ से ही देखता था। ये अभी जब ये गेमिंग हो रही थी उसके साथ मैं फिर रेगुलरली वो भी ओपन करता था कि यार मैं यहाँ पे देखूँ कि तो अभी क्या है ना कि ये जो ROI है ना, मैं जहाँ पे थोड़ा कन्विंस हुआ कि यार ये लोग क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो जब मैंने हिस्टोरिकली पिछले 20 साल पे ट्रेंड देखा ना, और मैं बहुत लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ कि मैं रुपये टर्म्स में बताऊंगा कि आपका 10,000 रुपया 20 साल पहले आज उसकी वैल्यू क्या थी। बिल्कुल। और इवन उसको मैंने मैप किया कि अगर इन्फ्लेशन को भी अगर आप काउंट कर लो तो 10,000 रुपये आज के 70,000 रुपये बन गए हैं। यानी आपकी अगर वैल्यू 70 से कम है तो इसका मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं ना वो सही नहीं कर रहे हैं, आप तो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने उसको मैप किया कि किसी भी कंपनी के अंदर आप 10,000 डालें उसी टाइम के मुताबिक, और उसको देखिए आज क्या है। अगर वो 70,000 से कम है तो अच्छा एसेट नहीं था आपको होल्ड करने का। लेकिन आप परेशान हो जाएंगे कि मोर देन 50% ऑफ द कंपनी जो कि 20 साल पहले थी, उन्होंने इतना डिविडेंड पे आउट दे दिया था कि वो उनका रिटर्न जो था वो 5x ऑफ द इन्फ्लेशन था। मतलब ये कि 10,000 रुपये नेशनल फूड्स में जो थे आज आपके 10 लाख रुपये बन गए। 70,000 रुपये और 10 लाख रुपये में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आइडिया बताने का लोगों को ये था कि ये जब भी हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं ना तो स्टॉक मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट ही आपको लगती है। बिल्कुल। फिर जब उसको ब्रॉडर विजन पे आप ईयरली पे ले जाते हैं ना तो थोड़ा सा आपको कर्व ऊपर की तरफ जाता है। फिर आप जब डेकेड में लेके जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल रिटर्न आपको देती हुई नज़र आती है। वो मैं आपको बताऊं कि डिविडेंड और बोनस की तरफ मैं आया कि कैसे था। आपके सरमाया के पेज पे ना एक पोस्ट आती थी जिसमें आप कहते हैं जैसे हीनो लेबॉर्ट्रीज़ है, आप जस्ट उस पोस्ट में सिर्फ ये मेंशन होता था कि
अगर 99 में या 2000 में आपके पास ये शेयर इतना है तो इसने इतना बोनस दिया, इतना डिविडेंड दिया इस टाइम। ROI कैलकुलेशन वाला ना, सही। अच्छा, वो मैंने वहाँ से ना एक अपने सेल फ़ोन में एक फ़ोल्डर बनाया और उसमें मैंने सेव किया। वो हर कुछ अरसे बाद एक, जैसे नेशनल फूड की निकाली है, मिलर ट्रैक्टर की है, हीनो की है, इस तरह वो मेरे पास अभी भी सेव पड़ी हैं सेल फ़ोन में। वो मैंने निकाली और फिर मैंने उनको खोल के चेक किया स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे। सही है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन हाँ नहीं, मैंने कहा मैं देखूं तो सही कि कैलकुलेशन में कि इतना है या किस तरह से है। फिर मुझे वहाँ से बोनस का कॉन्सेप्ट और डिविडेंड का कॉन्सेप्ट सही पता चला। सही है कि ऐसे ऐसे है। आप ज़रा बोनस अगर आम अल्फाज में लोगों को समझा दें कि बोनस क्या होता है। बोनस सिंपली ये है कि जैसे एक आसान अल्फाज में बताऊं कि मैंने एक मिलर ट्रैक्टर है, उसका मैंने शेयर बाय किया 800 का। सही है, मैंने 1000 शेयर बाय कर लिए। सही है, और कुछ टाइम के बाद वो बोनस देती है, कहती है कि मैं 100% बोनस दे रही हूँ, जैसे कि वो दे भी देती है 100% बोनस देती हूँ। वो बेसिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं जब वो उसका टाइम पीरियड पूरा होता है, तो वो आपके 1000 शेयर थे वो 2000 हो गए। सही है, ऐसे केस में वो शेयर आपके बेसिकली वॉल्यूम की गेम है ना सारी। आपका वॉल्यूम इंक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, आपको शेयर प्राइस का इशू नहीं है। वो आपको पता है अच्छा शेयर है, वो मेंटेन कर लेता है अपनी प्राइस। सही है, आपका नंबर ऑफ वॉल्यूम्स इंक्रीज होता जा रहा है, वो आपकी ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट होता जा रहा है। जैसे मिलर ट्रैक्टर का देख लें कि मतलब मैंने 800 पे भी शेयर ख़रीदा हुआ है। सही है, इस टाइम 500 पे है। सही है, लेकिन पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग मुझे बोनस इतना उसका रिपीटली हो के मिला है, मतलब 1000 शेयर लिया, वो हर ईयर 50% 40% वो बोनस दे रहे हैं कि वो शेयर ही 1000 से 4000 5000 खुद ही जा रहे हैं। सही है, ये चीज़ भी हमने सरमाया पोर्टफोलियो में ऑटोमेट की हुई है। अच्छा, कि अगर आप देखें ना, अभी लैग है। लैग क्या है कि आपके ब्रोकर की एप्लीकेशन है, आपने उसमें अगर 1000 शेयर मिलर ट्रैक्टर लिए हैं और उन्होंने 100% का अगर बोनस अनाउंस किया है, ऐसा ही है, तो जब तक 40 दिन नहीं होते, वो 40 दिन का पीरियड है जब तक वो आपके क्रेडिट होते हैं। आपके पोर्टफोलियो में वो किस तरह शो हो रहा होता है? नेगेटिव हो रहा है। अब आपको पता है आना है, आम बंदे को नहीं पता। आम बंदा क्या कहता है? ऐसे ही आम बंदा कहता है ये तो लॉस में जा रहा है। हम अपने पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, हम जिस दिन एक्स होता है ना, उसी दिन हम कह देते हैं भाई आपके शेयर, जिस तरह भी आपने खेलों में भी देखा, हम कहते हैं भाई आपके शेयर 1000 नहीं, आपके शेयर 2000 है। स्टॉक की प्राइस 200 पे, आपको प्रॉफिट अगर तो 400 से नीचे जाएगा तो लॉस होगा, लेकिन 400 से अगर ऊपर आ गया आपको तो नेट प्रॉफिट में हो। अभी आप अपने पोर्टफोलियो को नहीं देख रहे हैं ब्रोकर की ऐप में, अब आप सिर्फ एक जगह पे सेंट्रलाइज करके कर रहे हैं, और जो लैग है ना वो हमने एब्जॉर्ब कर दी अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। तो उस पर क्या हो गया कि आपकी एवरेज प्राइस हम दिखा देते हैं 400, आपने 800 का नहीं बाई किया, आपकी एवरेज प्राइस 400 है। क्यों? क्योंकि आपके 1000 शेयर 2000 हो गए हैं। ऑन टॉप ऑफ इट वो सिर्फ आपको बोनस नहीं देता, वो आपको 50% का डिविडेंड भी देता। डिविडेंड को हम कैसे करते हैं? डिविडेंड आपके डायरेक्टली कैश अकाउंट में आता है। बिल्कुल, आज तक आपके ब्रोकर में कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि इस पोर्टफोलियो पे आपको 2 लाख रुपए का डिविडेंड मिल चुका है। सरमाया पोर्टफोलियो आपको बताएगा आपको कितना डिविडेंड, कब मिला है, किस किस कंपनी ने दिया है, एक्यूमुलेटेड भी बताएगा, आपको डिवाइड करके भी बताएगा। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में ना चीज़ें डिज़ाइन ऐसे हुई है ना कि आपने सेल करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रोकर की ऐप में ना चीज़ें दिखाई ऐसी जाती है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन वो फीड, और मैं ये नहीं कह रहा कि बाय डिज़ाइन उन्होंने किया है, लेकिन दिस इज़ हाउ इट्स बीन वर्किंग फॉर ईयर्स नाउ। तो ऑब्जेक्टिव हमारे केस में इंफॉर्मेशन को ऐसा दिखाना था कि एक बंदा अगर एसेट ले रहा है ना, तो वो सिर्फ थोड़ी टेक्निकलिटीज़ की वजह से कोई एसेट सेल ना कर दे जस्ट बिकॉज कि वो बोनस दे रहा है या वो डिविडेंड दे रहा है। 40 दिन बाद एकदम मैसेज आता है जी कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपये का डिविडेंड आ गया। ये डिविडेंड कहाँ से है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऐसे। तो आइडिया ये है कि वो जो ROI हम बता रहे थे ना, हमने पोर्टफोलियो की भी डिज़ाइन ऐसे की है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने एसेट को आप ट्रैक कर सके कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और इवन डिफ़ॉल्ट के अंदर आपको कैसे पता आपका पोर्टफोलियो ठीक था? तो हमने उसको क्या किया हुआ, ट्रैक किया हुआ इंडेक्स के साथ। आप इंडेक्स को अगर बीट नहीं कर रहे पिछले 1 महीने में, फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ द टाइम या हाफ से ज़्यादा, सो दैट मीन्स कि आपने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि सही नहीं है। एंड यू नीड टू गो बैक टू योर पोर्टफोलियो कि यार इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहा। और ये डिफ़ॉल्ट के अंदर ना, और अगेन मैं बता रहा हूँ कि डिज़ाइन ऐसे की हुई है कि आपको किसी की कंसल्टेंसी की ज़रूरत ना पड़े, आप सेल्फ एनेबल्ड हो कि आप ही अपने आप को देखें भाई मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ जो कि सही नहीं जा रहा अभी के लिहाज से। मैंने जब ये सरमाया ऐप आप लोगों ने लॉन्च की थी ना, नहीं मतलब मेरा इसमें इंटरेस्ट हो गया था ना, तो उस टाइम मैंने जो मेरा पोर्टफोलियो मेरे था
एक्चुअली वो मैंने रेप्लिकेट भी किया सरमाया पे, वो आज भी वैसे ही रेप्लिकेट भी है वहाँ पे। मैं अक्सर कभी ऐप खोलूँ ना, वो ग्रीन 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 आ रहा होता है, वो पुराने रेट्स और तो वो इवन मैंने रीड किए कि यार ये इतना ग्रीन इसमें क्यों आ रहा है। मैंने तो बासित भाई यहाँ से मैं एक और बात डालूंगा देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनीज है, 600 ऐसे ही है। आपने ली होंगी, कितनी कंपनीज ली हुई आपने? मेरे ख्याल से इस टाइम 7-8 कंपनी। आपके लिए 8 कंपनीज मैटर करती हैं कि रियल टाइम मार्केट में क्या चल रहा है उसमें? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने डिज़ाइन ही ऐसे किया है, मतलब कि अगर आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे ना, आपकी नोटिफिकेशन में सिर्फ उस 8 कंपनी का डाटा आ रहा है कि स्टॉक मार्केट पे इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ थी, क्या किसी ने इनसाइडर ट्रांजैक्शन की है, बिल्कुल, क्या बोर्ड की मीटिंग थी, क्या उसका रिजल्ट आया है, नहीं बहुत ज़बरदस्त, क्या उसमें वॉल्यूम आया है, क्या उसमें कोई अच्छा आप अलर्ट भी लगा सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट ए ब्रोकर एप्लीकेशन, डिज़ाइन इस तरह की हुई है कि आपने अपनी होल्डिंग को लॉन्ग टर्म कैसे एक्सटेंड फैसिलिटेट कर रही है ना। हाँ। मैं सारी चीज़ें एक्सेल शीट के ऊपर मैनेज करता हूँ जी। मतलब मैंने एक शीट की जी, बोनस इतना आया, ये आया, कि मुझे आइडिया हो जाए कि यार मेरा पोर्टफोलियो जो अभी इतना शो कर रहा है, इसमें अभी ये वाले बोनस भी नहीं डला, ये भी नहीं डला, ये डिविडेंड भी नहीं चला, वो सारा आपने एक ऐप के अंदर रख दिया, मतलब इजी कर दिया ना। आप ना इवन अगर पे आउट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो एक समरी आ रही होगी आपको, जैसे आपको मिले ट्रैक्टर्स ने कोई बोनस डिविडेंड दिया, कुछ दिया, आप अगर उस ऐप के अंदर जाके क्लिक करेंगे तो वो डिटेल देगा कि सिर्फ मिले ट्रैक्टर नहीं था, ये 4 और कंपनी से जिसने आपको बोनस, जिसने आपको डिविडेंड दिया है। आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो वो एग्जैक्ट आपको डेट बताएगा किस दिन पे आपको इस शेयर्स के ऊपर कितना डिविडेंड मिला हुआ है। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आप नहीं कर रहे ना, आप 1 महीना उसको सिर्फ फॉलो करें इन टर्म्स ऑफ कि हाउ इट कैन हेल्प यू कि एनालिटिकली आपकी पोर्टफोलियो के ऊपर जो बेसिक चीज़ है ना, वो बेसिक अगर आपको मिल गई है ना, देखें हर बंदा ना कोई चीज़ की वजह से डिसीजन लेता है। ऐसे मेरे ख्याल में वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो इवेंचुअली आपने डिसीजन के बाद की हुई है, कि आपका सही डिसीजन था कि गलत डिसीजन था, वो आप कैसे देखेंगे ना। अगर आप एक्सेल पे कर रहे हैं, एक्सेल इज़ नॉट द वे, क्या चीज़ें आप एक्सेल पे देखेंगे। आप एक माशाल्लाह प्रोफेशनल है, आपकी एक प्रॉपर जॉब है ऐसे, और अगर आपका माइंड यही है कि रात को मैं बैठ के हर शेयर की प्राइस अपडेट करूं तो फिर मैं इंडेक्स के, तो वो इट्स नॉट वो हो गया। चलें अब हम आते हैं सेकंड उसके ऊपर कि खेलों के बारे में आपने कहाँ से सुना हमारे बारे में? खेलों के बारे में पेज जैसे कि मैंने फॉलो कर रहा था, न्यूज़ के लिए फॉलो करता ही रहता हूँ कि कौन सी आ रही है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसके ऊपर मैंने देखा कि यार ये खेलों का आ रहा है। मैंने कहा चलो मैं ट्रेड तो मैं करता ही हूँ, वैसे तो मैं लॉन्ग ट्रेड्स करता हूँ, नॉर्मली नहीं करता ट्रेड, लेकिन मैंने कहा चलो यार इसमें पार्ट ले लेते हैं, पता चलेगा कि कैसे कि कहाँ पे लाई करता हूँ। तो बस मैंने रजिस्टर हो गया, तो मैंने स्टार्ट कर दी गेम। तो फर्स्ट डे तो मेरा जो है वो पहले आप ना बिफोर गेटिंग इनटू द ट्रेड साइड, अगर मैं वैसे पूछूं कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, यानी जब आपने ऐप खोली, कुछ खोली, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, और जो आपने जिस तरीके से एंगेज हुए, कुछ हुए, कितना डिफ़िकल्ट था समझना, कितना इजी था समझना, जब आपने किया कितने टाइम बाद आपको थोड़ी एक आपको समझ आ गई कि यार ये प्लेटफॉर्म इस तरह से डिज़ाइन और हमने इस तरह से करना है? थोड़ा सा वैसे मैं एक्सपीरियंस शेयर कर वो पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, जब मैंने जैसे ही उसको खोला, मैं सरमाया की वेब अक्सर खोलता ही हूँ, मतलब उसको देखता हूँ एक दफ़ा ना कि कोई न्यूज़ वगैरह देख लूँ या कोई चीज़ देख लूँ, यार कौन सी वीडियो अपलोड हुई है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वैसे ही मैंने मोबाइल पे ही देखा, उसके बाद मैंने उस पर लॉगिन हुआ, मैंने देखा, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने बताया कि ऐसे गेम होगी, ऐसे गेम होगी, यूँ स्विचिंग होगी, ये होगी। मैंने वो देखी, मैंने कहा यार ये तो इजी गेम है, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैंने जो मेरा फ्रेंड्स ग्रुप था, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार रजिस्टर कराओ, मेरे साथ गेम खेलो ना, चाहिए। हम बाकियों के साथ तो कंपटीशन नहीं कर सकते, चलो आपस में तो होगा ना कि दोस्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार टाइम लगेगा, इस पे टाइम लगेगा, और हम कौन से 30 मार खाएँ जो कुछ कर लेंगे। सही है। आपको पता है तकरीबन 180 लोग खेल रहे थे, सारे प्रॉफिट में थे। अच्छा, एक बंदा भी लॉस में नहीं था। नहीं, वो मार्केट ऐसी हुई थी ना। मार्केट ऐसी, लेकिन आइडिया ये था, आप तो माशाल्लाह पहले से ही कर रहे थे। मैंने जो डेवलप कर रहे थे जो लोग, उनको बहुत कोशिश की यार इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो, बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, इन्वेस्ट करो। बिल्कुल। वो सिर्फ कन्विंस तब हुए जब वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, खेलों पे खेला उन्होंने, और उन्होंने देखा कि यार प्रॉफिट तो ऐसे बनता है, ऐसे ही, एंड नाउ दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट एज वेल। अच्छा, ये लाइक भाई हमारे लोगों के साथ बहुत इशू है। सही है। अभी मार्केट 40,000 पे बहुत टाइम से स्टक थी,
यही इसमें मुल्क नाजुक दौर से गुजरा हाँ, नाजुक दौर से। तो अचानक से 40 से मार्केट 58 पे आ गई है। अब जो है ना वो इवन फ्रेंड्स होते हैं जो उस टाइम जिनको खुद कहते थे अकाउंट ओपन करना है, कर लो यार, ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, तो अब वो कॉल करके कहते हैं कि यार अकाउंट ओपन करना है। अच्छा, हेडलाइन सुनते हैं आज स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट्स अप थी, सही है, कॉल कर देते हैं यार मार्केट तो बड़ी अच्छी चल रही है। ये भाई वो चीज़ें तो हाथ से निकल रही हैं ना। जो शेयर GHNI की एग्जांपल दूंगा या साजगार की एग्जांपल दूंगा, आपको 45 रुपये 50 रुपये पे मिल रहा था, वो 190 टच कर गया, सही है, अप्रॉक्सीमेटली अपना डबल से भी डबल चला गया ना। अभी नहीं आएंगे आपके पास लोग, जब 70,000 पे जाएगी ना मार्केट, नहीं, फिर लोग आएंगे कि अकाउंट कैसे खोलते हैं। लोग अभी भी इवन ना लोग कि यार ये अकाउंट कैसे खुलता है, अच्छा यार थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि क्या है, सही है, कि किस तरह होता है, सही है। अच्छा, टॉप मार्केट के ऊपर ना ऐसे भी हुआ है मेरे साथ कि मेरे एक दोस्त था, जब पहली रैली 42,000 वाली चली थी तो उससे मैंने कहा यार मार्केट है अच्छी है, ये 36,000 के पास थी मार्केट, मैंने उसको कहा कि इन हो जाओ। वो सोचते सोचते 42 के पास वो इन हुआ। फिर उसके बाद ना उसको मैं कहता कि चीज़ बाय कैसी करनी, उसने मुझसे पूछा कि कैसे, मैंने कहा यार जैसे ये नॉर्मल देखो कि कोई भी चीज़ है, मैंने उसको एग्जांपल दी, जैसे ये कोलगेट है, हर शॉप पे मिल रहा होता है, हर जगह मिल रहा होता है, नॉर्मल पर्सन ख़रीद रहे हैं ना, सही है, आपको पता है ये कंपनी 1 दिन में 4 दिन में बंद नहीं होगी, सही है, उसका आप शेयर बाय करो। और अच्छा 5 दिन के बाद ना वो मुझे 1 हफ़्ते उसका अकाउंट ओपन होने के बाद मैंने कहा ऐसी शेयर बाय कर लो। 1 हफ़्ते के बाद वो मुझे कहता है यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई चीज़ स्टक हो गई है मेरी, वो तो हिल ही नहीं रही है, वो नीचे हो जाती है। मैंने कहा बाय क्या किया है, आप उसकी बात सुने, मैंने कहा बाय क्या किया है, कहते हैं मैंने गरीब वाला सीमेंट बाय किया। मैंने कहा वो क्यों बाय किया है, वो ये सियालकोट साइड के आगे ना, कहते यार हमारे इलाके में ना गरीब वाला सीमेंट सब लोग खरीदते हैं, सही, मतलब उसने अपने सर्कल में जो चीज़ ज़्यादा सेल आउट होती थी उसने कहा यार ये अच्छा शेयर है, नॉट बैड, आइडिया तो ठीक था वैसे अपने लिहाज से। उसने ना उसके ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट किया रो बाय की। फिर मैंने उसको कहा कि यार इनमें नहीं, मार्केट में जा, मैंने उससे शेयर्स बताए कि जो हाई वॉल्यूम शेयर्स हैं, सही है, उनमें जाओ और ये शेयर ये बाय करो, ये तुम्हें ट्रेड देंगे, और एक टारगेट प्राइस रख के बस भूल जो, ये नहीं है कि 12 रुपये का था 15 रुपये पे सेल किया, जब वो 17 पे है तो सर पकड़ के बैठ जाना है। मैंने कहा वो दोबारा 12 पे मिलेगा, सही है, हमारी मार्केट ऐसे ही नहीं, वो बेस्ट मार्केट ऐसे ही नहीं आ जाती, वो जब भागती है तो वो बहुत ऊपर भागती है, जब नीचे भागती है तो नीचे भी भागती है, मौके देती है आपको, सही है, जो अच्छा ट्रेडर है वो इससे पैसे निकालता है। खैर अभी जो है ना वो अभी समझ गए चीज़ें, तो ऐसे ही होता है। चलें अभी दोबारा कंपटीशन पे आ जाते हैं। अगेन जो चीज़ मैं देख रहा था माशाल्लाह आपकी 450 से ऊपर की ट्रेड थी और वो बहुत ज़्यादा है, वो अभी थर्ड वाले भाई को भी मैंने बताया है, इवन मेरी ट्रेड 29 थी, ठीक है। तो वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी ट्रेड्स आप वैसे पर डे कर रहे थे जब नहीं, आप खेल पर रहे थे? डे जो मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा था नॉर्मल, मार्केट में मेरी इतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं होती, वो मैं बहुत गिनी चुनी, मैंने बेसिकली अकाउंट को ना सेग्रीगेट किया हुआ है, ठीक है, 3 एक पार्ट्स में ना, सही है। खेलों में आप किस तरह कर लेते उसकी मैं बात खेलों में तो मैंने ये था, स्टार्ट में तो मैंने 1 वीक कोई चेंज किया ही नहीं, ठीक है, सही है, 1 वीक मैंने चेंज ही नहीं किया और वो मेरा पोर्टफोलियो वो अच्छा चल रहा था जो चल रहा था। फिर मैंने उसके बाद कहा कि यार जो मेरी फर्स्ट थिंकिंग माइंड में आई जब मैंने शिफ्ट किया, मैंने कि एक अपर कैप चीज़ है वो मुझे 7.50 प्रॉफिट दे रही है, तो मैं उसको दूसरे अगर उसमें शिफ्ट करता हूँ और वो मुझे 2-3% भी प्रॉफिट देती है तो इट्स मीन मैं 9-10% पे पहुँच जाता हूँ। मेरा एक ऐसा ही है ना, सही है। ये तो मैं स्टडी कर ही रहा था कि यार अगर ऑटो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑटो के बाद वो शिफ्ट सीमेंट में हो रहा है, क्योंकि एट अ टाइम सारे नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, लोग शिफ्ट होते हैं, बड़ी बड़ी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो शिफ्ट करते हैं, सही है। बस ये मॉनिटर रखना था कि शिफ्ट जा किस में रहा है, आईटी में जा रहा है, सीमेंट में जा रहा है या किस में जा रहा है। और वो आप कैसे देखते थे कि शिफ्ट किस में जा रहा है? वो मैं अपना जो इसका अकाउंट है ना, जो BMA का अकाउंट था मेरा, उसका जो पोर्टल था, मैं उसके ऊपर बेसिकली मैंने उसकी डेस्कटॉप पे तो नहीं, मोबाइल में ही मैंने
सारी जो डिफरेंट सेक्टर हैं जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, आईटी हो गया, सीमेंट हो गया, सारों के वो शेयर्स एग्रीगेट किए हुए हैं जो एक किस्म का, ये मेरी थ्योरी है कि जब भी सीमेंट के अंदर कोई फ्लो आता है या वॉल्यूम आने लगता है तो ये वो पहले शेयर हैं जो सबसे पहले या अपर कैप लगाते हैं या सबसे पहले इनमें आता है। सही है। सीमेंट में आपके टॉप पर क्या है वैसे? सीमेंट में पॉइनर सीमेंट, चिराट सीमेंट और डीजी खान सीमेंट, ये मैंने अपनी उस लिस्ट में रखे हुए हैं। ऑटो में क्या आपने रखा हुआ है? ऑटो में रखा हुआ है साजगार है, GHNI है और GAL है, और साथ एच कार भी, वो कभी उसको देखता हूँ कभी नहीं देखता, वो कर लेता हूँ, लेकिन GHNI मेरा मेन होता है कि GHNI और GL, उसके ऊपर और नीचे दाने में पता ही नहीं चलता वो ऐसे बंद करो और खोलो तो बस वो काम दिखा जाता है। तो अच्छा, ये मैंने बेसिकली इनको मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। और इसी तरह IT में मैंने AVN को रखा हुआ है, नेटसोल को रखा हुआ है। सही है। और गेम के दौरान मेरी टिपोलॉजी ये होती थी कि जिसमें फ़्लो आता था जिस सेक्टर में, सही है, अब कंपनीज़ का पता होना भी एक कह लें कि आपकी रिसर्च ही है ये कि ये IT की कंपनी है, ये सीमेंट की कंपनी है। जब 1 में 2 में फ़्लो आता था, स्टार्ट में मैंने नहीं ऐसे किया, आफ्टर कह लें 1 वीक के बाद जब मैंने देखा कि यार मैं तो टॉप पे हूँ और अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मे भी मैं 1 2 3 में से कोई किसी नंबर पे आ जाता हूँ। तो फिर मेरा ये होता था कि जैसे मैं ऑटो में लेके चल रहा हूँ, सही है, अच्छा अभी सीमेंट उठने लगा है, मैं अपने पोर्टफोलियो को सीमेंट में शिफ्ट करता था। सही है। जो मेरी रेटिंग थी, सबसे पहले पॉइनट सीमेंट, फिर चिराट सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, तो फिर ये मल्टीपल आप सीमेंट में एंट्री ले लेते थे फिर? मैं जो शिफ्ट करता था, जैसे जिस टाइम मैंने ये स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने अपने पसंद के स्टॉक जो है ना, ATRL, NRL, GHNI, साजगार, ये तो मैंने फर्स्ट डे सेलेक्ट किए थे। अच्छा। सही है। मैंने मतलब हर उसमें सेक्टर में 2-2 शेयर हर सेक्टर के रखे थे। पॉइनर और चिराट सीमेंट भी मैंने फर्स्ट में ही रखा था और एक सर्ल रखा था। सही है। और बाद में मुझे सर्ल और AVN पे थोड़ा हुआ भी था 2-3 दिन उस, और एक मैंने MTL रखा था कि एक प्लेयर तो मैं सुस्त भी रख लेता हूँ क्योंकि वो ऐसा शेयर है ना, वो लोग इधर से कमाते हैं तो डिविडेंड में जाते हैं। लोगों की एक मेंटालिटी होती है ना कि यार हम एक PRL एक शेयर है वहाँ से इतना कमाएंगे और उसको फिर बोनस स्टॉक में डाल देंगे ऐसे। तो वो पहले ये रैली लोग एंजॉय करते हैं। अब मैं बेसिकली हफ्ता एक वही रैली एंजॉय कर रहा था। वो चिराट सीमेंट भी चल रहा है, पॉइनर सीमेंट भी चल रहा है, NRL, ATRL भी चल रहा है, वो जो सबसे पहले चलने वाले स्टॉक हैं। सही है। तो वो उसके बाद जब मैंने देखा कि यार ये 750 तो डेली हो रहा है, मतलब 7.50% ऊपर जा रहे हैं, क्यों ना मैं इसको स्विच करूं 7.5 से 10 पे ले जाऊं। सही है। 1-2 ट्रेड उसके चक्कर में मेरी गलत भी हुई। सही है। मतलब वो 7.50 था, वो मैंने ट्रेड उठाई, वो ऑलरेडी 2.5% पे चल रहा स्टॉक, वो 1.5 पे आ गया बेसिकली, तो वो मेरे 7.50 में से 1 कम कर दिया ना उसने। सो आप कैप को निकाल कर फिर किसी और को डालते? मैं किसी और को डालता तो था। एक दिन में आपका सिर्फ एक कंपनी पे 7% से ज़्यादा का रिटर्न भी बन सकता था। हाँ, ऐसा, ये मतलब ये मेरी थिंकिंग थी। सही है। अच्छा, फिर इसमें ना सरमाया की इस ऐप में मैंने ये चीज़ नोट की कि जब 7.50 वाला शेयर मैं निकालता था और उसको स्विच करता था, इनिशियली ये था जब वो आपने टैब्स नहीं डाले थे ना उसमें, बाद में तो टैब्स आ गए थे ना ओवरऑल रैंकिंग, और ये उससे पहले उसमें ये था कि आप जैसे ही वो 7.50 वाला निकालते थे ना, आपके वो नीचे चला जाता था आपका अचानक से ना, मतलब आपकी ये प्रॉफिट 5 लाख है ना, तो 7.5% का वो अचानक 2-3 पे चला जाता था। सही है। फिर मैं ये सोचता था कि यार ये अचानक से नीचे क्यों चला जाता है, डायरेक्शंस काटते थे हम। हाँ, वो सामने वो आता था ना, मैंने कहा यार ये इस तरह। अच्छा, ये चीज़ मेरी क्लियर तब हुई जब आपने वो ओवरऑल 2-डे रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग, वो वाले टैब डाले। नहीं, वो हम असल में ना इसको बीटा इसीलिए रखा था, काफ़ी डेवलपमेंट हमारी तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी ना अनरियलाइज की, वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे थी। आप जब उसको कमिट कर देते थे ना, वो इक्विटी में तो चला जाता था, डे में नज़र नहीं आता था। फिर बाद में मैंने फिर मैंने इस चीज़ पे भी 2-4 ट्रेड्स मैंने ली कि क्या मेरी वो जो परसेंटेज है, जाहिर सी बात है, एक था वो 10% पे था,
मैंने उसमें 7.5% गेन कर लिया, वो 17 पे चला गया। सही है। क्या जब वो मैं सेल करता हूँ तो वो 17 की वैल्यू पे ही मेरी चीज़ बाय करता है, 17% की अमाउंट पे ही बाय करता है, ये ऐसा नहीं है। सही। खैर वो जब मैंने चेक किया तो वो मैंने कहा ये ठीक है, बस ये टुडे में कोई मसला है, ये है तो ये मैं करूं। सही है। फिर खैर वो जब ओवरऑल रैंकिंग आ गई वो वैसे ही मेरा हो गया। फिर जिस दिन पार्क सुजुकी मोटर ने कैप तोड़ा है, सही है, अब उसका जब कैप टूट रहा था मैं उसको मॉनिटर कर रहा था, उसका वॉल्यूम मतलब 8 लाख चल रहा था वॉल्यूम ना, वो कम होता मैं उसको मॉनिटर कॉन्टीन्यूसली कर रहा था। जब वो ऑलमोस्ट 1 लाख पे पहुंचा है ना वॉल्यूम, तो मैंने कहा शॉर्ट दूसरा ऑटो नेगेटिव में चला गया, शॉर्ट ये कैप तोड़ देगा, इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, तोड़ दे। वो मैंने कैप उसका छोड़ दिया, मैंने उसको शिफ्ट किया। सही है। मैंने उसको शिफ्ट किया मुगल में, क्योंकि मैं मुगल को मॉनिटर कर रहा था, वो बस फटने के लिए रेडी बैठा हुआ था। मतलब उसमें कॉन्टीन्यूस आपको वो वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा होता है ना कि यार इसमें वॉल्यूम आ रहा है, ये शेयर बस फटने लगा किसी ने। मैंने कहा इसको मैं मुगल में शिफ्ट करूं। मैं लंच पे गया हुआ था, मैंने उसको लंच पे बैठने से पहले मैंने उसको ना शिफ्ट कर दिया कि यार मैं बिज़ी हो जाऊंगा, तो मैंने उसको मुगल में शिफ्ट कर दिया। और मैं जब लंच से उठा ना, मैंने चेक किया तो मुगल कैप लगा हुआ था। अच्छा, आप चला रहे थे मार्केट? मैंने कहा यार ये तो मुगल कैप लगा हुआ था। अच्छा, जब मैंने वो देखा कि मुगल कैप लगा हुआ है, हाँ। ये मेरा वही प्लेयर था पार्क सुजुकी वाला जिसने मेरे 3 कैप्टर भी यूटिलाइज कर लिए हुए थे, जिसको मैंने मतलब बहुत प्यार से रखा हुआ था। सबने रखा था सबने रखा। तो वो जब मैंने देखा कि मुगल भी कैप लगा है, उस टाइम मैंने चेक किया कि वो पंजाब सुजुकी मोटर जो है वो कहाँ पे है। तो वो देखा तो वो लोअर कैप पे था ऑलमोस्ट। अच्छा। कि उसका लोअर लगने लगा था। सही है। अच्छा, नॉर्मली मार्केट में ये होता है कि लोग ना फ़ौरन से ही ख़रीदते हैं, फ़ौरन से ही बेचते हैं, फिर एक कम्युनिटी वो भी बैठी होती है जो देख रही होती है इस पे हमने बाय करना है। सही है। तो मैंने देखा कि वो उसका लोअर लॉक लगा वो टूटा, लोअर लॉक लगा वो टूटा। जब 3-4 दफ़ा टूटा ना, मैंने कहा ये दोबारा अपर कैप पे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये लोअर कैप पे भी नहीं रुकेगा। सही है। मैंने वेट किया, मैंने जब वो ही मेरा मुगल, ये मैंने रिस्क लिया। तो मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा एक बड़ा रिस्क लेने लगा हूँ। कहते हैं चलो कोई नहीं ले लो। मैंने ना जैसे ही वो लोअर लॉक पे था ना, मैंने दोबारा वही मुगल की जगह रिप्लेस किया उसको। सही है। उसने वो जो अपना लोअर लॉक के 7.50% थे उसने वो भी कवर किए, और वो तकरीबन 3.50 उससे भी ऊपर गया। तो 13-14% का रिटर्न। 13-14 की नहीं, सुबह का उसका 7.50% ऊपर गया, वो 1% थी। फिर जब वो मैं मुगल में स्विच हुआ था तो उस टाइम मुगल ऑलमोस्ट 1% कुछ पे था। वो मुगल के जो 7.5 तक कोई 6% थे, मैंने वो भी उसमें गेन उठाया। फिर मैंने मुगल से जब दोबारा उसमें स्विच हुआ, माशाल्लाह, ये एक ही दिन में आप कर रहे थे। वो एक ही दिन में ना, वो जब मैं मतलब कि कह लेंगे शूट मार के। सही है। वो हुआ। अच्छा, फिर मुझे समझ आ गई उस दिन, मैंने कहा यार ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ना मैं अब किसी को नहीं ऊपर जाने देता। कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूँगा गेम ना, क्योंकि मुझे साइंस समझ आ गई थी। तो खैर ये मैंने एक प्लेयर के साथ किया। फिर मैंने एक और प्लेयर के साथ भी ऐसा किया। वो भी मेरा ऊपर से। अभी आप जो बातें कर रहे हैं ना, जो नहीं खेल रहे थे उनको कक समझ नहीं आई कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्या इस पूरे जो था उसने आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में भी हेल्प की है? वैसे बिल्कुल ऐसे शेयर्स जिन्हें मैं बिल्कुल मॉनिटर ही नहीं करता था, कई मैंने वो भी मॉनिटरिंग शुरू की। सही है। मैंने देखा कि यार अच्छा ये शेयर्स हैं, ये ऐसे हैं जो अच्छी ट्रेड देते हैं। मार्केट डाउन हो, मतलब मार्केट 400-500 गिर रही है, लेकिन वो होल्ड करके बैठे हैं। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि जो डिविडेंड शेयर होता है, मार्केट गिरे उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि लोग बोनस और डिविडेंड के वो तो खोल के भी नहीं देखते, वो तो न्यूज़ सुनते हैं रात को और फिर कहते हैं वो तेरी ऐसे ही है ना कि ये हो गया जैसे। तो फिर खैर मैंने मतलब ये स्टेप्स थे जो मैं साथ साथ ले रहा था। अच्छा, मेरे माइंड में कोई ऐसा लूप होल जो आपको लगता है यार ये अगर सेट कर ले तो कंपटीशन ज़रा अच्छा हो सकता था? एक तो मुझे आइडिया है कि हमने जो चीज़ करनी चाहिए थी जो नहीं की,
कि अगर एक कंपनी कैप है ना वो बाय नहीं होनी चाहिए, बाय नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो ऊपर के ऊपर है और जो नीचे के ऊपर है दोनों साइड पे हमने पता है आपको शॉर्ट सेल भी रखा हुआ था, बाय भी रखा हुआ था। तो बाइंग का उसका नुकसान क्या हुआ ना कि वो हमने कोशिश की है कि रियलिस्टिक रखे जितना हम उसके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो एक अनरियलिस्टिक चीज़ थी वो यही थी क्योंकि एक मोमेंटम में जब आ गया ना ऐसा ही है, तो वो ऐसे ही लगे यार ये सॉरी मैं ले नहीं सकता क्योंकि यार ये तो कैप हो गया, हाँ। आप रियल मार्केट पे भी नहीं ले सकते, इतना बड़ा उसका ऑर्डर लगा होता है वैसे ही। लाइक भाई अभी मार्केट जब मैं मॉनिटर करता हूँ ना, मतलब आपकी जो प्री ओपनिंग होती है ना पहले 15 मिनट की, वो आपको मार्केट डिफाइन करा रही होती है कि आपकी आज मार्केट जा कहाँ रही है। सही है, बीच में कोई अप एंड डाउन हो न्यूज़ के ऊपर। मतलब मेरे स्टार्ट से हैबिट ये रही है कि एक तो मैं वो जो ब्रोकेज हाउस या कोई भी वो एक समरी सी भेजती है ना दिन की न्यूज़ की, क्योंकि आधी मार्केट हमारी ऊपर नीचे वो डिफ़ाइन करा देती है, वो तो मैं रीड करता ही करता हूँ और वो मुझे बताती है कि आज कौन सा सेक्टर किधर जाएगा। फिर एक जो रिपोर्ट आती है रात को, सही है, वो सारे ब्रोकेज हाउस एक एक रिपोर्ट निकालते हैं जी म्यूचुअल फंड ने इतना बाय किया, इतना सेल किया, वो किस में किया, सही है, उसने सीमेंट में इतना बाय किया है, उसमें एनर्जी सेक्टर में इतना सेल किया है, सही, वो भी रिफ्लेक्ट करती है चीज़, सही है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल है वो तो बस करता है ना, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड है, जो कैप शैप ये चीज़ें होती हैं वो तो उनकी बाइंग, मतलब ये मेरी थिंकिंग है कि वो मैं मॉनिटर करता था कि यार अच्छा ये परसों इसने म्यूचुअल फंड है उसने सीमेंट में बाय किया हुआ था, अब ये शिफ्ट कर रहा है इसमें, स्टैट से पता चल रहा होता है कि यार ये फिपी लिपी जो आप देख हाँ रहे होते बिल्कुल, कि यार ये शिफ्ट कर रहा है इसमें, अच्छा ये चीज़ है, सही है। ऊपर से सीमेंट का तो एक सिंपली फार्मूला था, वो पता नहीं शायद सारे लोग ये अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए वो जिस दिन चलता है वो कोल की प्राइस देखते हैं, आज $110 है, आज 108 होगी, अगले दिन सारी सीमेंट कैप, सिंपल फार्म, मतलब कि वो नीचे गिरे ना। इसमें जो एक चीज़ थी, ये जो आपने जो बात की है कि बाय नहीं कर सकते, ये अब प्री ओपनिंग के अंदर आप मैं जज करता था वॉल्यूम किस में ज़्यादा आ रहा है, सही है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा डिफ़ाइन हो जाते हैं। मार्केट के अंदर जब आप बाय कॉल लगाते हैं ना, तो जैसे ही मार्केट ओपन होती है, अगर एक चिराट सीमेंट है वो 110 रुपये पे उसका वॉल्यूम आ रहा है और पिछले डे की क्लोजिंग अगर उसकी 108 रुपये की है, तो जैसे ही वो ओपन होगा तो वो मे बी 2 रुपये 110 पे ओपन होगा, आपकी बाइंग वहाँ पे जाके होती है, सही है। और एक्चुअली ट्रेडिंग जो स्टार्ट होनी चाहिए वो 10 मिनट बाद पे होनी चाहिए, हाँ, ताकि एक्चुअली मार्केट पे चल जाए, आप पहले पे हंच ना करें। हाँ बिल्कुल, तो वो बेसिकली वो अब इसमें ये चीज़ मैंने नोट की कि अब मैं देख रहा हूँ यार चिराट सीमेंट है उसमें वॉल्यूम आ रहा है, इट्स मीन ये 2.5-3% तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, मुझे रेट उसके ऊपर 108 ही मिलना है। ऐसे मैंने वो उठाया, जैसे ही मार्केट ओपन हुई वो 110-11 पे डायरेक्ट चला गया, सही है। लेकिन नॉर्मल मार्केट में तो ऐसे नहीं होता ना, नॉर्मल मार्केट में तो वो एक दफ़ा 111-12 लगाता है, उसके बाद दोबारा 109 भी दिखाता है, मतलब लोग बेचते हैं ऊपर, उन्होंने थोड़ा ऊपर रखा होता है। नहीं सर, अब इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। तो टू बी ऑनेस्ट हमने सितंबर में इसको सोचा था कि बनाना है और अक्टूबर में लाइव करना था कि वर्ल्ड कप के साथ एक अपना वर्ल्ड कप चल रहा हो। तो जब मुझे ये बताएं कि जो दोस्त आपके जिन्होंने आपकी वजह से कंपटीशन नहीं ज्वाइन किया, अभी वो सुन भी रहे होंगे, क्या उनको बाद में आप बताते भी थे कि मेरा इतना प्रॉफिट चल रहा है? मैं डेली बताता था उन्हें। अच्छा, कोई था कि यार रिग्रेट था कि हमने नहीं किया, यार हमें भी करना चाहिए? नहीं, मैं डेली उन्हें बताता था, मैंने कहता था यार ये देखो, यार ये देखो, तो वो यही बोलते थे कि यार पता नहीं, और वो मुझे कहते थे और नहीं यार वो जो बाकी है ना वो एम ही। अच्छा तो मतलब कि वो जो है ना, जो कंपटीशन में जिन्होंने पार्ट लिया ना, उनको शायद नॉलेज नहीं। हाँ, मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात आप यकीन करें कि मेरे ऑफिस के जो इन्होंने डेवलप किया ना, उनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि इवन उन लोगों की भी 8वीं पोजीशन है, इवन 2nd पोजीशन जो कि हम इंटरनल एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करें, बिल्कुल वो डेवलपर की है, ठीक है। और जो टॉप 15 में हमारे 3-4 लोग हैं जो कि हम चाह रहे थे कि हम इंटरनली भी आपस में कम्पीट करें, नॉट कि हम प्राइज़ मनी के लिए कुछ करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम खुद टेस्टिंग भी करें और कम्पीट भी करें, ताकि हमें पता चले कि चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो 80% लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी उन्होंने पहली दफ़ा शायद कंपनीज का नाम सुना हो कि ये ट्रेड हो रही है, और वो अगर आप अभी देखें उन सब के 50% से ऊपर के रिटर्न है। और
मैं जब कहता था कि भाई अकाउंट ओपन करो तो शायद मैं इतना कन्विंसिंग नहीं होता था, लेकिन जब वो कंपटीशन में आया और उन्होंने एक्चुअल एक वर्चुअल डेमो के ऊपर देखा कि पैसे इस तरह बन रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनको समझ आई कि यार ये तो करना चाहिए, ठीक है। सो आप अगर जाते जाते जिन लोगों ने नहीं किया या जो लोग नहीं थे, अगर थोड़ा सा लोगों को भी बता दे, वे जस्ट 45 मिनट क्रॉस, कि किस तरह ये कंपटीशन आपको हेल्प कर सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। नहीं, आपका एक कंपनियों के ऊपर फोकस क्लियर हो जाता है कि कौन सी। मैं अभी ये कंपटीशन बताया आपको कि मुझे लिमिटेड से मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं, मैं उन्हीं में ही ट्रेड करता हूँ, उन्हीं में ही देखता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ये मेरा टारगेट है, ये चीज़ है, सही है। इस गेम की वजह से मैंने कई दूसरे स्टॉक्स भी फॉलो किए हैं, सही है, और फिर मुझे पता चला कि यार उनमें भी अच्छा वॉल्यूम आता है, सही है, वो भी अच्छे ट्रेड होते हैं, सही है। कम से कम आप उनकी रिपोर्ट देखते हैं, उनकी न्यूज़ सुनते हैं, उनको फॉलो करना शुरू करते हैं ना। अब कोई बंदा इन ही नहीं है किसी चीज़ में, सही है, और वो चाहता भी है कि मैं करूँ, और मतलब थोड़ी सी तो वर्किंग अपनी होनी चाहिए ना कि आप करें। अब मैंने जो आपको वो बताया था कि मैंने डिविडेंड और बोनस की वो जो स्टार्ट की थी, मैंने वो आपकी 2-3 पोस्टें देखी, उसके बाद मैंने स्पेशल पूरा पेज खोला है और मैंने वो सारी उस तरह की पोस्टें उठाई हैं कि यार ये कितनी इन्होंने रखी हैं और कौन कौन से शेयर्स रखे हैं। कई तो बहुत बड़े बड़े शेयर थे, सही है, जैसे इरफान जो है उसका शेयर बहुत बड़ा है, वो तो 9,000 का शेयर है ना, वो तो तो मैंने फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये, फिर मैंने कहा यार ये शेयर्स हैं, ये तो आज से 5-5 4-4 साल बाद वैसे ही इतने आपको वॉल्यूम आपका इतना ऊपर हो जाता है कि आपको गेन दे देते हैं। चलें सर, क्योंकि आपने कंपटीशन जीता है 100,000 टैक्स एक्सक्लूसिव यानी टैक्स कटेगा इस पे। अच्छा। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक तक वी आर प्लानिंग के हम छोटा सा फंक्शन कर लें, उस पर हम दे भी देंगे। आपके जो दोस्त जो कि आपको सुन रहे हैं जिन्होंने शायद कंपटीशन नहीं किया, लेकिन जब आपको 100,000 मिलेगा हम अनाउंस करेंगे प्रॉपर सरमाया पे, तो अगर कोई ट्रीट वगैरह लेनी हो तो आप उनसे तब ले सकते हैं। वो पहले ही तैयार बैठे हैं और जब आप ट्रीट ले रहे हो मुझे भी आप बुला लेना, मैं भी आ जाऊँगा। चले सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जो 3rd पोजीशन वाले थे उनको बुला लेता हूँ। थैंक यू सर। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अब जो मेरे साथ मेहमान हैं वो पोजीशन 3 पे थे, इनके जो रिटर्न थे वो 73% थे। बाय द वे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो बासित भाई की जो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन थी, क्योंकि वो 442 थी, तो उनकी जो डिडक्शंस थी जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ब्रोकरेज आपसे लेता है, वो 2.5 मिलियन थी। अगर मैं ब्रोकरेज की कॉस्ट को निकाल दूं तो जिनको इनका प्रॉफिट था वो तकरीबन 190% था, लेकिन क्योंकि ब्रोकरेज की कॉस्ट थी तो वो 162% पे था। और अरसलान भाई ने क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन 58 की थी, अगेन मैं बता रहा हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, इनका टोटल रिटर्न 74% था, उसके अंदर तकरीबन 4% की डिडक्शन थी, यानी इनका जो ट्रांजैक्शन की जो डिडक्शन की जो कॉस्ट थी वो सिर्फ 413,000 थी, यानी 1 करोड़ पे इन्होंने 4% का ट्रेडिंग कॉस्ट थी और तकरीबन इनका रिटर्न 73% था। लेकिन बिफोर गेटिंग इनटू कि ये क्या है, थोड़ा सा अगर अरसलान भाई आप अपने बारे में थोड़ा बता दें। स्टडीज़ मेरी जो है वो BBA किया हुआ है मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, एंड देन मास्टर्स मेरा है नस्ट बिज़नेस स्कूल से ही, फाइनेंस के बैकग्राउंड के साथ। और इसके अलावा मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तकरीबन 6 साल का है विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ मर्जर्स एंड एक्विजिशन एनालिस्ट, एंड नाउ आई एम वर्किंग फॉर अनदर फर्म एज अ फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट। चलिए ये तो अच्छा हो गया। बासित भाई जहाँ इंजीनियर थे तो जो नंबर 3 पे आया वो एक फाइनेंस के बैकग्राउंड से थे। आपका अपना वैसे बैकग्राउंड इन इन्वेस्टमेंट क्या था? वैसे आफ्टर डिग्री आपने डायरेक्टली अकाउंट खोला या ड्यूरिंग डिग्री को इंटरेस्ट पैदा हुआ था आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? मेरा जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो 2 उसमें डिवाइडेड है। फर्स्ट मैं ट्रेडिंग में जा रहा था, वो मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 2014 में। सो इनिशियली एज पार्ट ऑफ डिग्री रिक्वायरमेंट मैंने एक इंटर्नशिप की थी ब्रोकरेज फर्म में, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट एक डेवलप हुआ था इसमें। देन मैं फिर ट्रेडिंग करता था, एंड आफ्टर दैट तकरीबन 2 साल पहले मैं उसको ट्रेडिंग को खुदा हाफिज़ करके और मैं कंप्लीट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ। और रीज़न क्या थी ट्रेडिंग से? रीज़न यही थी कि चूँकि हम फुल टाइम जॉब करते हैं और मेरी पहले नाइट शिफ्ट जॉब होती थी, तो मैं मार्केट को फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो उसकी वजह से ये होता था कि जब मैं सो के उठता था तो मार्केट ऑलरेडी क्लोज़ होने के पास पहुंच चुकी थी, पहुंच जाती थी। तो उसमें ये था कि जब आप फॉलो नहीं कर पाते तो आपसे डिसीजंस गलत हो जाते हैं या आप टाइम पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसकी मिसाल है कि हेस्कोल मैंने उठाया था तकरीबन कुछ
300 पे उठाया था, तो उसको जब मैंने सेल किया था तो वो अराउंड 75 के 74 पे मैंने उसको सेल किया था। तो इस वजह से ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न भी था कि मुझे ट्रेडिंग को तो वो नहीं आया यार 75 पे एवरेज कर दूं ज़रा। वो एवरेज करके ही 75 पे सेल किया। अच्छा, एवरेज उसकी एवरेज 75 पे की बस थी। ऐसी ही। अच्छा, तो वैसे जो आपका ब्रोकरेज का एक्सपीरियंस था वो ड्यूरिंग बीबीए था जब आप कर रहे जी। थे, और क्या एक्सपीरियंस था, यानी उससे पहले जो पढ़ रहे थे और जिस तरह चीज़ें हो रही थी, कोई डिफरेंस आपको नज़र लगा मार्केट में? इनिशियली हमारी डिग्री में तो ऐसा नहीं बताया जाता कि मार्केट्स किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं। वो तो एक जनरल डिग्री प्रोग्राम होता है, आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं बस। तो जब एक इंटर हुए थे ब्रोकरेज फर्म में तो पता चला कि अच्छा रिसर्च कैसे होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अकाउंट्स कैसे ओपन होते हैं, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करनी होती है, क्लाइंट्स के फंड्स कैसे रिसीव करने होते हैं, क्लाइंट्स को फंड कैसे डिस्पर्स करने होते हैं, तो वो सारा कुछ, और ट्रेडिंग स्क्रीन कैसे चल रही होती है, क्या सिग्नल्स आ रहे होते हैं, मॉर्निंग शाउट आउट कैसे सेंड करना होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से फिर एक रियल टाइम। और वो जो इन्वायरमेंट है ट्रेडिंग का जो ब्रोकरेज में आपको मिलता है जहाँ पे लोग आगे बैठ जाते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था ऐसे? वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लोग सुबह सुबह आ जाते हैं और प्री ओपन से पहले आ जाते हैं, और बस सामने हमारे ब्रोकर्स बैठे होते हैं, स्क्रीन चल रही होती है और बस लगा होता है ये मेरा अकाउंट नंबर है, इतना जो है पीपीएल भेज दो, इतना जो है ओजीडीसी बाय कर लो, बस ये इस तरह। दिहाड़ी लग रही होती है ना? हाँ, वो वैसे ही है। ज़बरदस्त। और जब वो आपने ये एक्सपीरियंस के साथ फिर एजुकेशन पे गए तो कोई इस तरह का था, आप ज़रा मैं पढ़ भी लूँ कि ये फॉर एग्जांपल अगर कंपनी थी तो चल कैसी रही है, उसकी स्टॉक की प्राइस कैसे मूव हो रही है, कोई उसका आपने देखा कि आपका इंटरेस्ट उस तरह भी डेवलप हुआ? इनिशियली जब ट्रेडिंग कर रहा था तब तो एक डिग्री साथ हो रही थी और ऐसा जितना टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो सो एंड सो था, बस जो ब्रोकरेज का एक्सपीरियंस था उसी के अकॉर्डिंगली बस चल रहे थे। कुछ कंपनीज देख ली थी और उसके अलावा पीएसएक्स की वेबसाइट से देख लेते थे कि टॉप एडवांसर्स कौन है, जिनमें टॉप वॉल्यूम लीडर्स कौन है, तो वहाँ से आइडिया हो जाता था, आज पिक कर लिया, कल सेल कर दिया, इस तरह से थोड़ा बहुत चल रहा था, कुछ गेंस भी बन रहे थे। लेकिन जब इन्वेस्टिंग पे मूव किया तो फिर ये है कि प्रॉपर कंपनीज़ को सर्च करना शुरू किया, उनको स्टडी किया, सेक्टर्स को स्टडी किया, कौन से सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर किस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट होते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा। और ये हम कब की बात करें जब आप ये एक्चुअली इस तरह की चीज़ें सर्च करना स्टार्ट कर दी थी आपने? ये मैं तकरीबन इन हो गया था 2019 ऑनवर्ड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में चला गया था। और जो अच्छा, वैसे बाय द वे 2017 ऑनवर्ड्स कोई अच्छा टाइम नहीं था स्टॉक मार्केट में, जो कि आपकी हैस्कुल की हिस्ट्री से पता चल रहा है। लेकिन वैसे जब आप ट्रेडिंग भी करते थे तो आपको लगता था कि ये अभी मार्केट कैसे जा रही है, नीचे क्यों जा रही है, कंपनीज इतनी सस्ती क्यों हो रही हैं, कोई इस तरह की मैक्रो लेवल पे या कोई पॉलिटिकल लेवल पे कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में थी वैसे? इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो बस वो सिर्फ ट्रेंड देखते थे, कंपनीज अगर 3 दिन नीचे जा रही है तो चौथे दिन शायद ऊपर चली जाएगी। रिपोर्ट्स भी नहीं पढ़ते थे, कुछ ऐसा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली थी, और इवन पता भी नहीं था कि कहाँ से मिलेगी। तो वो बस आहिस्ता आहिस्ता फिर ये है कि। और जब ये हैस्कुल में एंट्री ली थी तो एंट्री की रीज़न क्या थी वैसे? हैस्कुल का आईपीओ अच्छा हुआ था, उसके बाद ये काफ़ी शूट कर रहा था, तो सब जा रहे थे, वो हर्ड बिहेवियर था, सब बाय कर रहे हैं, हमने ही बाय कर लिया था। और वो जब आपने लिया था कहाँ तक गया था अगर आपको याद हो? वो आई गेस 383 पे उसने टच किया था। और उस वक्त पास था आपके? नहीं, वो जब वापस आ रहा था मैंने तब बाय किया था कि ये 383 पे तो जाएगा, 383 पे वापस जाएगा। हाँ, तो वो अराउंड 300 के आसपास बाय किया था, तो मुझे नहीं याद, लेकिन इसी के। और उसके स्टेटमेंट्स वगैरह को देख रहे थे कि प्रॉफिट में है कि लॉसेस में? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी। बिल्कुल। और जब ली थी तभी नहीं देखी? फाइनेंस का बैकग्राउंड है ना? उस टाइम मैं खुद फाइनेंस पढ़ रहा था ना, मतलब मैं तो बीबीए कर रहा था, तो अच्छा, उस तरह से बिल्कुल ही अर्ली स्टेजेस में इन हो गए थे। और वैसे मैं कह रहा हूँ कि जब नीचे जा रहा था तो एवरेज कब की होगी ना आपने जब वो नीचे जा रहा था? अराउंड 200 मैंने बाय किया था, उसके बाद मैंने 140 पर भी बाय किया था। मैंने कहा अब तो नीचे नहीं जाना चाहिए। चला गया था। नहीं तो कहीं पे जाके आपने देखा यार स्टेटमेंट आप देख ही लो कि ये क्यों नीचे जा रहा है, कि एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से कि शेयर की प्राइस? उस वक्त नहीं चेक किया था, मैं कहा अब निकल जाओ। मैंने अपनी कंपनी का ऑडिट कराया ना, जो ऑडिटर्स आए हुए थे ना मेरी कंपनी में करने के लिए, तो उन्होंने कहीं देख लिया ना कि मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ और उस पर ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे पास आए, मेरे पास कहते जी हमारे ऑफिस में सब लोगों ने ना हैस्कुल बाई किया हुआ, और उस वक्त हैस्कुल था 22 रुपये का, ठीक है। तो मैंने कहा आपने हैस्कुल क्यों बाई किया ना? सर ये 380, 90, 400 तक गया हुआ है, 22 का आया हुआ है, 50 पे जाएगा तो अभी भी 100% का प्रॉफिट है। तो मैंने ना सिंपल उनको हैस्कुल sarmaya.pk/हैस्कुल पे लेकर गया। मैंने कहा यार ये देखो ज़रा 2018-19 के ऑनवर्ड्स ना कॉन्टीन्यूस आपका लॉस में चल रहा है, ये इतना बिलियन का इसमें लॉस, इतना इसमें लॉस, और उसमें एक दफ़ा भी नहीं है कि जब इन्होंने प्रॉफिट शो किया हो। तो मैंने कहा जब इतना लॉस चल रहा है तो आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में क्यों जाएंगे ना, जस्ट बिकॉज कि वो शेयर की प्राइस है।
तो वो देख कर थोड़े हिले थे थोड़े कि यार ये पीछे कंपनी। तो आइडिया मेरा ये था कि वो लोग थे जो कि इस पर्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट, आप समझ लो कि वो अगर मेरी कंपनी का ऑडिट कर रहे थे तो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे उनके पास ये टाइम नहीं था टू अंडरस्टैंड कि यार ये कंपनी प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं भी। और मेरी अपनी जो है, जो कंपनी वैसे ही लॉस करी, आप क्यों उस पर जाएंगे ना, बेशक वो फ्री में भी मिल जाए आपको। लेकिन आइडिया ये है मेरे ख्याल में, जो जिस तरह मैं भी पहले करता था, मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, कि हम क्या देखते हैं कि ये स्टॉक की प्राइस जो थी ना, ये 100 पे गई थी, अब ये 30 की आ गई है, 100 से 70 पे भी गई ना ये, तो इसका मतलब यहाँ से भी 100% है। वो अगली दफ़ा हम देखते हैं तो वो 20 पे आई होती है। तो वो एवरेज कर के ना फिर हमें आखिरी एवरेज पे याद आता है यार ये प्राइस ही कोई वो नहीं है, तो थोड़ी सी भी जो जंप होती है कुछ होती है तो हम ना उससे निकलने वाली कर रहे होते हैं। खैर हैस्कुल तो चलो एक बैड सिनेरियो था। कहाँ से आपका थोड़ा एक सीन बिल्ड हुआ कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज़ है, कर सकते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में जिस तरह का लॉस आपने लिए है, मैं तो कभी ना एंटर हूँ मार्केट के अंदर, तो वो हिम्मत कहाँ से पैदा की कि एंटर होते हैं अभी? वो जो इनिशियल लॉस थे वो तो अबू जी का पैसा था। सही है। अबू जी ने पूछा क्या पैसे किधर गया? अबू जी खुद भी करते थे या आपने? नहीं, अबू जी नहीं करते थे, वो तो अबू जी से मैंने। आपने यही कहोगे ना, अबू ये 380 पे गया था, अभी ये 200 पे आगे कर लेते हैं ना। वो बस वो थोड़ा सा लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, तो उसी से फिर आगे मतलब सीखते ही है। मार्केट में जाते हैं, प्रॉफिट और रिस्क तो एसोसिएटेड होता ही है। ठीक है। तो इनिशियली ये था कि जब मैंने फ़र्स्ट ट्रेड की थी तो वो होंडा कार की थी, और वो मैंने 108 पर बाय किया था। कि मैं बता रहा हूँ आपको 2014 की बात बता रहा हूँ, तब मैंने शुरू किया ट्रेडिंग पे थे। ट्रेडिंग पे जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था आफ्टर राइट माई इंटर्नशिप, तो मैं उसके बाद इन हुआ था। तो वो सेम डे 113 पे चला गया था, मैंने सेल कर दिया। तो मतलब फिर मुझे लगा कि मतलब अच्छा पैसे बनते हैं इसमें। तो फिर बाद में पता चला कहाँ तक गया वो? उसके बाद फिर दोबारा बाय किया, वो 103 104 पे वापस आया। तो वो 98 पे चला गया। अच्छा, मैंने सेल कर दिया। उसी दिन वो कैप लगी है, उसके बाद वो कैप शायद 400 के बाद ओपन हुई थी, और वो रिग्रेट मुझे आज तक रहता है। अच्छा कि वो मिस कैसे हो वो गया? मिस कैसे हो गया था? तो वो चीज़ ना फिर आपने स्कूल में कैरी किया, कैप ना लग जाए फिर। वो लॉक ही लगे। ज़बरदस्त। वो जो एक्सपीरियंस था वो ऑब्वियसली घर पे बताया होगा, उन्होंने भी कहा होगा ये तो पैसे बनते हैं इसमें, और उधर से बेसिकली इन्वेस्टमेंट की जर्नी उसको हम कह सकते हैं स्टार्ट हुई होगी। वे ड्यूरिंग BBA भी आप साथ साथ कर रहे थे वैसे ट्रेडिंग वगैरह? जी, ठीक हो गया। थोड़ा लाइट था, ज़्यादा इंटेंसिव नहीं जा रहा था। वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके अपने कोलीग्स थे, स्टूडेंट्स जो उसमें थे, किसी के साथ शेयर किया हो, किसी का इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो, या इवन जब आप स्टार्ट हुए थे किसी ने घबरा यानी कि आके ये एडवाइस दियो कि भाई ये क्या कर रहे हो, इसमें तो सारा कुछ लूज़ कर दोगे, बाहर निकलो, ये इस तरह की चीज़ नहीं है? तो कोई ऐसी था वैसे, या आपने किसी फ्रेंड से शेयर किया हो? मैं कुछ फ्रेंड्स को स्टॉक मार्केट में लेकर आया था। ठीक है। तो वो माशाल्लाह ठीक है। एक तो भी वैसे फंस गया था, वो के इलेक्ट्रिक में फंस गया था। अच्छा। वो भी BBA के टाइम पे के इलेक्ट्रिक में फंस गया था, वो आज तक नहीं निकल सका। वो भी छोड़ गया स्टॉक मार्केट। तो बट ये है कि हम डिस्कस करते थे थोड़ा बहुत, फैमिली में कोई ना कोई कर रहा होता था, तो आइडिया मिल जाता था कि इसको एग्जिट करना है या इसको रखना है। बट वो ज़्यादा नहीं था। आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में उस तरह से आप नहीं जाते इन्वेस्टमेंट। और वैसे जब आप ये बिज़नेस पढ़ भी रहे थे, फाइनेंस में जब आपका था, जो आपके टीचर्स भी थे, क्या भी कभी आपको लगा कि किसी टीचर ने कहा यार ये फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, या आप रियल मार्केट में जाओगे तो इस तरह की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके आप पैसे बना सकते हो, इस तरह की कभी आपको पुश मिला, या कभी एजुकेशन में आपको इस तरफ लाने की तरफ लोगों ने कहा हो, किसी ने, टीचर वगैरह ने? टीचर्स ने, एक हमारे फाइनेंस के टीचर थे बहुत अच्छे, वसीम अब्बास साहब। तो उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया था कि PSXC कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, और उस हिसाब से। तो मेरे उसमें आई थी सिद्दीक सनस्टीन प्लेट STPL आई थी, तो वो मैंने रिसर्च की थी। वो उस टाइम पे अंडर वैल्यू थी, मैंने उसी रिसर्च की बेस पे बाय किया था। 8 की बाइंग थी, वो 12 पे चला गया था। तो मतलब फिर मुझे आइडिया हुआ कि अगर थोड़ी सी एफर्ट इसमें मार्केट में लगाई जाए तो वो जो एक ओवरऑल आपको बर्ड आई व्यू मिलता है ना कि ये तो र्यूमर की बेस पे चल रही है मार्केट, बिग फिश हैं वो बस पैसा पुट करती हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, वो निकाल लेती हैं, तो एंड पे इंडिविजुअल फंस जाता है। तो वो उस तरह की बात भी नहीं है, आप बना सकते हो, थोड़ी सी एफर्ट आपको खुद से करनी पड़ेगी। यानी वो शेयर प्राइस की नहीं, थोड़ी एफर्ट अगर आप रिसर्च बेस करो तो। और मेरे ख्याल में वही आपको टेम्परामेंट या आप कॉन्फिडेंस जो कहते हो ना, कि अगर वो ऊपर नीचे भी जाती है, तो अगर आपका थोड़ा सा रिसर्च हो ना, रिसर्च बैक्ड आपकी वो, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको देता है कि यार ये अच्छी कंपनी है कि बुरी कंपनी है। क्योंकि
जिस तरह हम सिर्फ शेयर की प्राइस को देखते हैं, जिस तरह आप हैस्कूल को एवरेज कर रहे थे, अगर आप थोड़ी रिसर्च कर लेते तो शायद आप एवरेज ना कर रहे होते, शायद आप अच्छे टाइम का वेट करते, अगर प्रॉफिटेबल होगी तो सेल करूँगा, नहीं होगी तो चलो अभी मैंने जो किया हुआ वही है। तो दूसरा ये कि जो रुझान है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, जब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट पे यानी टोटल इन्वेस्टर ही अगर 40,000 है, सो दैट मीन्स कि इससे ज़्यादा तो शायद ग्रेजुएट होंगे जो MBA BBA करके निकल रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है ना कि लोग क्यों नहीं इस साइड पे आते हैं जब इनके पास इस तरह की स्किल होती भी है? वैसे अवेयरनेस नहीं है सर। आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। सरमाया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अब वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है लोगों को कि वो उसको चेक करें, बल्कि शुरू में तो अकाउंट ओपन करें और अपना एक डमी पोर्टफोलियो बनाएं और उसको उसकी प्रोग्रेस को मेंटेन करें। तो लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज़ आपको नहीं उस तरह से गाइड करती कि मार्केट कैसे ऑपरेट कर रही है। मतलब वो आपको पढ़ा देंगी, थ्योरी में बता देंगी, बट वो मनी मेकिंग स्किल्स नहीं आपको सिखाएंगी कि आपने कैसे पैसा सेव करना है, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, वो चीज़ आपको नहीं बताएंगी। वो तो ऐसे बचपन से ही नहीं हमें कोई सिखाता। जब भी है वो, इवन मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हम सीखते हैं ना, कभी हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम रियल वर्ल्ड में हमें हेल्पफुल भी हो सकती है। एंड आई थिंक फाइनेंस इज़ सच ए कोर स्किल कि जो शायद हर एक को ज़रूरी है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि BBA MBA की है तो फाइनेंस समझ आनी चाहिए। एक नॉन इंजीनियर बंदा भी उसको पता होना चाहिए। जिस तरह की इन्फ्लेशन अभी हमने देख ली है, पैसे को पैसे में रखने में तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। पैसा तो ऑलरेडी हर रोज़ डे बाय डे आपकी वैल्यू तो लूज़ आउट होती जा रही है। तो उस केस में ना ये सिर्फ छोटी सी, यानी कि लगता हमें बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा नहीं है। और इवन ये जो खेलो हमने डिज़ाइन किया था, उसका मकसद ये था कि आप रियल मनी को नहीं भी डालते तो आप एक्चुअली एक वर्चुअल करेंसी से देख सकते हो कि आपका परसेंटेज रिटर्न कितना है, और फिर आप उसको टैली कर सकते हो। अब ये सारे लोग, जिस तरह मैंने गोल्ड या डॉलर एज एन ऑप्शन किया था खेलों के अंदर, कोई परफॉर्म नहीं किया और सारी दुनिया लगी हुई थी कि डॉलर कहाँ से लेने हैं। छापे पड़ रहे थे कि भाई डॉलर पकड़ो, गोल्ड पकड़ो। और वहीं पे हमने देखा है कि जहाँ पे बासित भाई ने 180% रिटर्न दिया, आपने 80% का रिटर्न दिया है, वही 300 पे डॉलर गया था, 280 के अराउंड हो गया है। 230 पे मेरे ख्याल में गोल्ड गया हुआ था, वो 210-20 पे चल रहा है। तो आइडिया ये है कि लोगों को ना थोड़ी सी एक स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग के हाउ दे नीड टू सेव मनी इन सम सॉर्ट ऑफ एसेट जो कि ग्रो कर रही हो, या एक्चुअली उसको इतने शॉर्ट टर्म में ना देखे कि वो अगर नीचे भी जा रही है तो आपको टेंशन ना हो, अगर आपका थोड़ा रिसर्च बेस उसके ऊपर हो। चले कमिंग बैक टू, पहले तो आपने सरमाया खेलों के बारे में सुना कहाँ से था कि ये इनिशिएटिव हो रहा है? लिंक्डइन पे सरमाया। अच्छा, वहाँ से आपने, ठीक है। और दूसरा, आप ऑब्वियसली फाइनेंस के बैकग्राउंड से थे, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग इनटू दिस? के था क्या कि आप आना क्यों चाह रहे थे? कर तो आप पहले से ही रहते इन्वेस्टमेंट। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज जो मेरी यूनिवर्स है उसमें कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ लिमिटेड सी कंपनीज। आपने जब बोला था कि 11 प्लेयर्स होंगे और उसको फिर हम मतलब फैंटेसी लीग का मुझे थोड़ा सा आइडिया भी है, आप बाय सेल मतलब करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, तो मुझे था कि थोड़ा सा मुझे आइडिया होगा कि न्यू कंपनीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकूँगा। जैसे इसको चेक करते हुए मुझे बाइफो का थोड़ा सा आइडिया हुआ था, तो बाइफो में वॉल्यूम ही नहीं थे और कोई इसको फोकस ही नहीं कर रहा था। वो रिपोर्ट देखी तो उसने अच्छी अर्निंग्स शो की हुई थी, उसके बाद से कैप लगना शुरू हो गया उसके ऊपर। तो वो ये थोड़ा सा है कि फिर बाइफो एक्चुअली में लिया जाके रियल मार्केट में अभी नहीं लिया है? अभी नहीं लिया। अच्छा, सही है। और वैसे आपको इंटरफेस वाइज समझने में कोई मुश्किल आई थी कि ये पता नहीं किस तरह का है प्लेटफॉर्म, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है? नहीं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली था। और बल्कि मेरे से एक मिस्टेक ही हो गई थी कि मैंने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी वो 3 वीक्स के बाद देखी थी। जब मैं 2 दफ़ा स्टॉक सेल करने के बाद दोबारा बाय करना चाह रहा था तो वो हो नहीं रहा था। तो फिर मुझे वो आपकी वीडियो देखी तो उसमें पता चला कि आप मैक्स 2 बार ही कर सकते हो। तो वो उस चक्कर में मेरा ई-फंड भी मिस हो गया था, मेरा हब को भी मिस हो गया। अब वो आपने इसीलिए किया कि हम डिविडेंड नहीं देते होंगे ना उसके पोर्टफोलियो में। हब को मैंने इसलिए सेल कर दिया था कि वो एक्स होगा तो मैं उसको दोबारा से उठा लूँगा, और वो एक्स के बाद वो दोबारा से ऊपर चला गया था। वो फिर मैं उठाई उसको पिक ही नहीं कर सका। हमने क्या किया ना, पहले हमने कहा था कि पे आउट को ना एज ए कैश दिखाएंगे। फिर मैंने कहा यार क्यों कैश दिखाएंगे ना, कैश तो यूज़ ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा जब वो ट्रांसफ़र करेगा फिर उसमें मैंने कहा वो भी हम एक्स्ट्रा एच क्यों देना। तो हमने फिर क्या किया कि जो आपकी होल्डिंग है ना उसी के अंदर अगर आपने 70 का हब को लिया हुआ है और उसने 5 रुपये का डिविडेंड दिया है तो उसकी प्राइस को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, जितने शेयर्स बनेंगे ना हम शेयर्स इंक्लूड कर देंगे। तो आपकी एवरेज प्राइस 70 नहीं होगी, वो 67 होगी या 68 होगी, क्योंकि आपका रिटर्न उसी लिहाज से ज़्यादा होगा। और उसका ऑब्जेक्टिव ही था एक वो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट भी हम दिखाना चाह रहे थे कि अगर आप
अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को री इन्वेस्ट करते हो तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है रादर देन आप सेल करके दोबारा बाई करो। तो वो चीज़ें हमने रखी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो द वे दिस होल कॉन्सेप्ट फॉर डिज़ाइन, हम किसी से इनपुट नहीं ले रहे थे, तो डू यू थिंक दैट हेल्प यू इन बेसिकली फोकस्ड ऑन व्हाट यू नीड टू बाय या सेल? यानी आप जब एड ट्रेड करते थे ना तो 10 मिलियन पे आपको नहीं बताते थे कि 12% कितनी क्वांटिटी बनती है, कितनी शेयर प्राइस लेनी है, बस आपने जाके ना ट्रांसफ़र करना है, कैंसिल करना है, री ऐड करना है और आपका बन गया, कंफर्म कर दो तो आपको वो। एक्चुअली ये हेल्पफुल भी था कि इस तरह हम अपना पोर्टफोलियो रियल में भी एलोकेट कर सकते हैं। आपको लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ 1-2 शेयर्स में ही इन्वेस्टेड हो, सो दैट कि अगर वो ही ऊपर जाएंगे तो आपको बेनिफिट है, वो डाउन जाएंगे तो आपको जो है मतलब कंप्लीट लॉस से आप बच सकते हो। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन में ये चीज़ हेल्प कर रही थी। ज़बरदस्त। और वैसे अगर मैं देखना चाहूँ कि आपकी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक क्या थी ना, किस तरह आपने स्टार्ट किया, किस तरह आपकी कंपोजिशन थी, कि कौन सी कंपनी को आपने क्यों सिलेक्ट कर रहे थे? इनिशियली मैं ब्लू चिप कंपनीज़ की तरफ गया था। उसमें मेरे पास एंग्रो कॉरपोरेशन थी, मेरे पास हपको था, मेरे पास मिज़ान बैंक था, और उसके अलावा फिर सीमेंट पे मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया था। डेरा गाजी खान सीमेंट था मेरे पास, इंटरनेशनल स्टील थी मेरे पास, और इसी तरह के सेंचुरी पेपर्स था मेरे पास। तो ये कंपनीज़ थी। फिर मैंने चेक किया कि मार्केट में चल क्या रहा है, न्यूज़ क्या फ़्लो कर रही है। तो वो कुछ अभी मार्केट सिर्फ ना मूव करना शुरू हुई थी, तो ऑटो सबसे डाउन था। तो ऑटो मैंने उठाया था, उसमें सुजुकी मोटर्स था, होंडा कार था, उसके अलावा हीनो था, इंडस मोटर्स थी। तो ये कंपनीज़ मैंने पिक की थी। तो पहले इसमें रैली चली है, उसके बाद मैं फिर रोज़ एक्सचेंज रेट को भी चेक कर रहा था कि एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है। तो वो एक्सचेंज रेट में भी ट्रेंड आ रहा था, वो रोज़ 1 रुपया नीचे गिर रहा है, 1 रुपया नीचे आ रहा था। तो इंटरबैंक का जो रेट आ रहा था डॉलर के अगेंस्ट, तो जब वो नीचे आता है तो आपकी जो इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। उसमें आपकी सीमेंट आ जाती है, उसमें आपकी स्टील आ जाती है, उसमें आपका पेपर आ जाता है। तो इन कंपनीज़ में मैं मूव कर गया था। एंड देन वो थोड़ा सा फिर न्यूज़ आना शुरू हुई थी कि आपकी गैस की जो है रेट्स रिवाइज होंगे। तो फिर उसमें जो है सर्कुलर डेट की कंपनीज जो थी वो उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना था। SNGPL, SSGC वहाँ शिफ्ट कर दिया था। PSO के रिसीवेबल्स थे SNGP से, वो उसने लेने थे। तो जब SNGP के पास पैसा आएगा तो वो PSO को पे बैक करेगा, तो PSO में मूव कर लिया था। एंड देन फिर न्यूज़ आना शुरू हुई कि हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर भी कुछ करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे। तो अगर वहाँ पे क्रैकडाउन होता है तो आपकी टायर इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। तो टायर इंडस्ट्री में हमारे पास पैंथर टायर था और हमारे पास जनरल टायर था, तो फिर थोड़ा सा वहाँ स्विच किया था। तो ऑल इन ऑल इस तरीके से बस। बड़ी लॉजिकल सिलेक्शन थी ऐसे सारी बड़े अच्छे तरीके से आप यानी स्टोरी बिल्डिंग की तरह ना आपने उसको वो किया है, बड़ा ज़बरदस्त किया। और एक्चुअली मैं जिस तरह देखता आपकी ट्रांजेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी। सो हाउ यू आर, कितना आप इसको मॉनिटर करते थे, डेली बेसिस पे देख रहे थे या आप उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे थे? डेली बेसिस पे बस एक तो मॉर्निंग में देख लिया था कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, कहाँ जा रही है मार्केट, और लास्ट जो 15 मिनट्स होते हैं मार्केट क्लोज से पहले वहाँ पे किन स्टॉक्स के ऊपर कैप लगी हुई है। तो अगर वो 1-2 दिन से कैप लग रही है तो प्रॉब्ली तीसरे दिन भी कैप लग जाएगी। मतलब जिन कंपनी से मेरा काम मतलब इतना वो नहीं था, एक्सपोजर नहीं था। तो फिर बासित भाई का पोर्टफोलियो देख के परेशान तो नहीं होते थे ये किधर चले गए ऊपर? पहले तो अच्छा चल रहा था, मतलब शुरू में तो मसला ही कोई नहीं था, मतलब ठीक चल रहा था। एकदम से बासित भाई ने एंट्री मारी, उसके बाद बासित भाई हाथ नहीं आए वो मैंने अच्छा जो पावर प्ले का कॉन्सेप्ट दिया था, डू यू थिंक दैट इज़ समथिंग कि जिसने आपका इंटरेस्ट डेवलप किया कि नहीं यार ये अच्छी चीज़ है, ज़रा इसको भी आप देख लेते हैं? आपको क्या लगता है कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ ठीक थी वैसे? हाँ, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। एक तो उसमें आपने 2 इंट्रोड्यूस कराए थे, डबल कैप्टन एंड देन ट्रिपल कैप्टन। तो ट्रिपल कैप्टन पे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था। और जो फ्री ट्रांसफ़र वाला था तो वो भी एक काफ़ी हेल्पफुल था कि आप कॉस्ट बचा सकते हो आपके। वो अगर आप किसी छोटी कंपनी के आपने शेयर्स उठाए हुए हैं जिसके ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी पड़ रही है, तो जो उसको सेल करोगे या बाय करोगे तो वो कॉस्ट आपकी बच जाती। अच्छा, ये आपको क्या लगता है ना, अगर ये कंपटीशन आपका तो फिर थोड़ा बैकग्राउंड था, नॉलेज था, ये वो था, डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर कंपटीशन कैन हेल्प समवन जो कि बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, जो कि इन्वेस्टमेंट को समझता भी नहीं है और उसने एक किक स्टार्ट करना है टू अंडरस्टैंड कंपनीज़ क्या होती हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनता है, सेक्टर्स क्या होते हैं, और वो ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ये बढ़ क्यों रहा है। जिस तरह आप एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड्स है कि ट्रांजिट की वजह से इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, ऑब्वियसली विद जो टाइम स्पेंड इन द मार्केट वो आपका एक बैकग्राउंड है। लेकिन डू यू थिंक दिस सॉर्ट ऑफ कंपटीशन कैन हेल्प एनीवन टू एटलीस्ट किक स्टार्ट देयर लर्निंग प्रोसेस ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स? मेरे ख्याल में ये कंपटीशन एटलीस्ट लोगों को स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट तक ले आएगा।
उनको पता चल जाएगा कि इसमें कंपनीज हैं कौन सी हैं। तो वो जब वहाँ तक आ गए ना, और दूसरा ये एक फ़ेक मनी है, तो जब आपका अपना रियल पैसा इंक्लूड नहीं है तो आप उससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहाँ तक ये कंपटीशन लेकर आ सकता है। उसके बाद ये कि अगर लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा तो फिर वो इन हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि न्यूज़ आती है मार्केट ऊपर गई है, मार्केट नीचे गई है, इतने पॉइंट्स ऊपर गई है। अब वो मतलब वो कुछ भी नहीं है, मार्केट ऊपर गई है नीचे गई है, वो तो अंडरलाइंग जो स्टॉक्स है उनकी परफॉर्मेंस है। एक लेमैन को नहीं पता कि इस मार्केट में क्या स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 1000 पॉइंट नीचे गई है तो किस वजह से गई है नीचे, 1000 में कोई लॉक पे लगा हुआ तो कोई कैप पे भी होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं किसी के पास। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। और अगर ये सरमाया जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, आपके सेमिनार्स भी होते हैं और आपका जो यूट्यूब चैनल है तो उसके थ्रू भी काफ़ी लिटरेसी बढ़ रही है। तो होपफुली ये आगे भी चलता रहे तो काफ़ी बेनिफिट। नहीं, मेरा पता है बैकग्राउंड आइडिया ये था, जब हम ये डिज़ाइन भी कर रहे थे ना, हमने पहले बनाया हुआ था कि एक डमी पोर्टफोलियो वैसे बना के देंगे, लेकिन मुझे समहाउ लग रहा था कि यार ये कोई इतना मज़े का नहीं लग रहा है ना, वो तो सिंपल पोर्टफोलियो है, कोई भी बंदा जाके कुछ भी करते उसका फ़ायदा नहीं है। एक तो हम सारी चीज़ें ना लेकर चले गए सर्वर साइड पे। मैंने कहा यार कोई बंदा एंटर ना कर सके कि क्या है। अभी भी लूप होल्स है, अंडरस्टैंडिंग है कि कैप वाली कंपनी बाय नहीं होनी चाहिए। अभी एक सर ने भी हमें बताया है कि जी बासित भाई ने कि आपको ना प्री ओपनिंग से ही पहले पता चल जाता है। दैट मीन्स कि वी नीड टू सम हाउ रिस्ट्रिक्ट, या तो 5 मिनट डिले कर दें या 10 मिनट डिले कर दें, लेकिन एक रियल मार्केट के साथ लेके। ऑब्जेक्टिव अगेन यही है कि वी वांट टू मेक इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल विद द रियल मार्केट्स। कि अगर आपके पास अपना पैसा हो, अगर आपने देखा हो हमने लो वॉल्यूम वाली चीज़ें जो ना हमने ओपन ही नहीं की, यानी जिस पे 50 शेयर पे कैप हो जाता है, 50 पे लोअर कैप हो जाता है, तो मैंने ना उसको बिल्कुल आउट रखा। हमारा 10 मिलियन का था, तो 10 मिलियंस को अगर हम डिवाइडेड बाय 11 करें या 9 करें तो अप्रॉक्सीमेटली मिलियन रुपीज़ का वैल्यू होनी चाहिए। जो ट्रेड मिलियन से कम थे ना, हमने वैसे ही वो ख़त्म कर दिए ट्रेडिंग से, ताकि सिर्फ उसी के अंदर आप ट्रेड कर सके जो कि ट्रेंडिंग में या कुछ है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये फिर भी इट्स ए लर्निंग वो कि हमने इसको किस तरह वो करना है। और एक चीज़ जो मैं देख रहा था ना, मैं इवन फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, काफ़ी लोग ना जिनको समझ नहीं आती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से ना किस तरह उनको फाइनेंशियली लिटरेट करें। जिस तरह आप ही थे या आपके MBA के स्टूडेंट थे, तो जैसा बासित भाई ने भी कहा, अपने फ्रेंड्स को कहा, तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी कंपटीशन बन सकता है ना। आप खुद ही जाएँ, क्रिएट करें, 6 बंदों को भेजें कि भाई आओ खेलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या सीन है। एंड दैट इट सेल्फ इज़ है। आपके पैसे क्योंकि लग नहीं रहे हैं उस तरीके से, आपने करोड़ रुपया थोड़ी लगाना है, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है और आपके पास ये सेंस ही नहीं है कि उस पैसे से पैसा कैसे बनाना है, और फिर आप रियल मार्केट्स में पैसे के साथ आ जाएंगे जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। सो दैट इज़ समथिंग कि विच इज़ फार मोर रिस्कियर दैन एक्चुअली नॉट कमिंग विद द रियल मनी। एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, और जिस तरह भैया आप बता रहे हैं ना कि इसका इम्पैक्ट इसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, इतनी सी बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर आपको अंडर वैल्यूड मिल जाता है, आप ट्रेड लें एंड यू विल मेक मनी। आखिर में अगर आप जाते जाते, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें काफ़ी स्टूडेंट भी होंगे जो शायद आपके बैकग्राउंड से, आपने तो खैर ब्रोकरेज में थोड़ी सी एक्सपीरियंस कर लिया था, लेकिन व्हाट विल यू एडवाइस टू पीपल हु आर नॉट इन्वेस्टिंग या जो प्लान करें कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लें? इसमें एक तो ये मैं बताना चाहूँगा कि लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाएगा। मतलब एक तो वो रिस्क को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, इन्वेस्टमेंट वो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपका अकाउंट ओपनिंग और वो सारा कुछ जो है वो सिक्योर है, ब्रोकर भी नहीं भागते, सब कुछ जो है वो ऑलरेडी मतलब रेगुलेटरी जो है उस चीज़ को मेंटेन कर रही होती है। तो आपने मतलब एक दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके अलावा अगर आप डिजिटली भी ओपन करना चाहते हैं वो भी ओपन हो जाता है, उसमें भी कोई इशू नहीं होता, आप घर बैठ के भी ओपन करवा सकते हैं। देन फिर आती है कि जी लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपको नहीं ज़रूरत कि GDP क्या चल रही है, आपको ये भी नहीं देखना कि सीमेंट के डिस्पैचेस कितने हैं, इतना मतलब आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें देखना शुरू कर दो। आप कैश फ्लो देखना शुरू कर दो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का पॉजिटिव है या नहीं, क्या वो ऑपरेशन से पैसा जनरेट कर रही है। हो सकता है ओवरऑल कैश फ्लो नेगेटिव हो, आप स्टेटमेंट खोलो, आप देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है या नहीं है। पॉजिटिव है, इसका मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस अच्छे हैं। फिर आप देखो कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, क्या वो आपके साथ फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये एक बेहतरीन होता है। उसके अलावा एक रोल होता है कि जी अकाउंटेंट जो ऑडिटर्स होते हैं कंपनी के, कौन है वो। अगर वो बिग 4 में है तो कंपनी अच्छी है, थोड़ी स्टेबल कंपनी आप देख लें, कोई ब्लू चिप देख लें। आपने लाजमी सिक्लिकल या पेनी स्टॉक्स में आप शुरू में ना इन्वेस्ट करें, आप थोड़ा सा मार्केट को समझना शुरू करें। उसके अलावा ये कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके पास रेडिली अवेलेबल है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपने कहाँ देखना है।
उसका सबसे बेस्ट सोर्स है ट्विटर पे बहुत से लोग आपको इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने शौक के लिए करते हैं, आप उसको इन्फॉर्मेशन देखो, एब्जॉर्ब करो, आपका फ़ायदा हो जाता है उसमें। तो बहुत इजी है इसमें, मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप मुश्किल होता है, उसके अलावा और कोई इशू नहीं है। आखिर में आप हैस्कुल के बारे में क्या बताएंगे, अब क्या आपका व्यू है उसके बारे में? हैस्कुल टाइप ही नहीं करना अपने ऐप में अपनी पहुंच से दूर रखें। अपनी पहुंच से दूर रखें। और दूसरा आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, अभी जो आपका अपना एक्सपोजर है वो किस तरह, मार्केट को किस तरह देख रहे हैं, आपने किस पर्टिकुलर सेक्टर्स वगैरह में अपनी एंट्रीज ली हुई हैं अभी? वैसे सर अगर तो मैं कंपनी पिन पॉइंट कर दूं, अगर इशू नहीं है तो ये जस्ट इट्स नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, मैं सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा। सो अभी तो ये है कि मेरा माइंडसेट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विद डिविडेंड यील्ड जो कि इंटरेस्ट को, जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उसको बीट कर सके। अब उसमें ये होता है कि मैं कभी भी लास्ट ईयर या 1-2 साल के डिविडेंड यील्ड के बेस के ऊपर डिसीजन नहीं करता। मैं देखता हूँ कि कंपनी जो भी है वो थोड़ा सा स्टेबल कंपनी होनी चाहिए और रेगुलर डिविडेंड पे कर रही हो। तो उसमें कुछ कंपनीज मैंने आइडेंटिफाई की हुई हैं, जैसे मतलब हर दिल अजीज़ ईफर्ट होती है, और एंग्रो कॉरपोरेशन है, हबको है, देन मिज़ान बैंक है, काफ़ी अच्छा है, अभी ग्रो कर रहा है, और डिविडेंड भी वो हर क्वार्टरली इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, अगर आप उस तरफ जाते हैं, ऑयल एंड गैस की तरफ जाते हैं, और मैं सुजेस्ट कभी भी नहीं करूँगा कि OGDC या PPL जो जिनमें गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरवेंशन होती है उसमें कभी भी नहीं जाना चाहिए आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मूव कर रहे हैं। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, थोड़ी स्टेबल है और काफ़ी बेहतर है। ज़बरदस्त। आई थिंक वी आर ऑलरेडी हाफ 30 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच अरसलान, आप आए। अगेन आपका भी हम इंशाल्लाह जो प्राइज़ मनी और नेक्स्ट वीक पे एक हम सेरेमनी करना चाह रहे हैं, उस पर हम करेंगे। आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इंक्लूडिंग द विनर्स। काफ़ी चीज़ें विद, अगर आपको याद हो, हमने काफ़ी चीज़ें विद दिस कंपटीशन बिल्ड किए, जिसमें वो डेली का प्रॉफिट भी एडजस्ट था, ट्रांसफ़र्स बाद में हम लेकर आए और काफ़ी चीज़ें थी। आई वुड अगेन सजेस्ट एवरीवन कि हमारा इंशाल्लाह अभी एक और कंपटीशन लाइव है सरमाया फॉरेक्स ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से, जो फराज ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपटीशन, उसका URL भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। द प्राइज़ मनी फॉर दैट पर्टिकुलर कंपटीशन इज़ इन डॉलर्स, ठीक है। उसकी एंट्री प्राइस भी थोड़ी $15 पे रखी हुई है, डिस्काउंटेड पे। सेकेंडली, यही जो सरमाया खेलो है, वी आर प्लानिंग टू कम नाउ विद द प्रॉपर मार्केटिंग, क्योंकि एक चीज़ हमने डेवलप करनी थी एज एन MVP, जो अभी हमने तकरीबन 200 के राउंड, बहुत ही नॉमिनल, हमने कोई इस पर मार्केटिंग वगैरह नहीं की थी। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि दिस इज़ समथिंग, आप अगर सोच रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं, विदाउट इन्वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी, एक वर्चुअल कैश के साथ आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग समझ आ जाएगी कि किस तरह कर सकते हो। और अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं और आपस में देखना चाह रहे हैं कि आप लोग कैसा परफॉर्म करें, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जब भी हमारा हो, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, वी विल इंशाल्लाह पोस्ट इट हेयर। बाकी ये जो पॉडकास्ट है, ये आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे रात 9 बजे फ्राइडे को देखेंगे। इसी की जो ऑडियो है वो सब पॉडकास्ट पे अवेलेबल होगी, गूगल, एप्पल, स्पॉटिफाई, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई सजेशन है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, प्लीज़ जहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट्स में आप उस गेस्ट का नाम लिखें, वी विल ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके सब्सक्रिप्शन का हमें फ़ायदा ये है कि जिस गेस्ट का नाम आप लिखेंगे, they will also seem to be interested to come on our platform as well. Thank you very much.